हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, क्या हालचाल है आप सभी के। हम फरवरी महीने का करंट अफेयर कवर कर चुके थे और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मार्च के करंट अफेयर की। किसकी? मार्च के करंट अफेयर की। विशेषकर अगर हम बात करें मार्च के अंदर भी, तो 2026 का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसको हम आज के सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखो, अगर आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम दिया होगा या फिर पेपर भी देखा होगा, जैसा कि मैं आप सभी को कहता रहता हूँ कि भाई अभी हाल फिलहाल में जितने भी पेपर आपकी एग्जाम तक होते हैं, आप सभी की सभी पेपर साथ में देखते रहना। आप सभी ने देखा होगा कि 5 और 6 तारीख को आपका आरपीएससी का सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर हुआ था। करंट अफेयर का बहुत शानदार और डेप्थ के अंदर क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। और अपने जो करंट अफेयर है उसमें से ये मान के चलिए कि जो बेहतरीन बेहतरीन संस्थान जिसे आप जानते हो, जितने भी वेल नोन प्लेटफॉर्म है, उन सभी से अच्छा ही बैठा है। क्यों? क्योंकि अपन ने सीमित तो कंटेंट दिया है और सभी ऑथेंटिक सोर्सेज को अपन ने शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, विशेषकर बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो आपका सेकंड ग्रेड में भी आने वाला है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है। और अगर आपको उपयोगी लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर एक बार जब हम पढ़ाई का सेशन स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मार्च का राजस्थान का करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आएगी राजस्थान दिवस की। होता क्या था कि पहले 30 मार्च को, कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। परंतु पिछली साल जो है वो सरकार ने एक डिसीजन लिया कि भैया, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है, राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल कितने 7 चरण हुए। ठीक है। 7 चरण हुए। उन 7 चरण के अंदर चौथा जो चरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृहद राजस्थान। अब इस वृहद राजस्थान जो है, ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो राजस्थान का अभी वर्तमान जो स्वरूप है वो इस चरण के अंदर आ गया था। ठीक है। जो जितने भी बड़े बड़े स्टेट थे वो सारे के सारे एकीकरण करके और जो है वो राजस्थान के अंदर आ गए थे। तो इस कारण से हमने 30 मार्च को क्या किया है, 30 मार्च 1949 को जो चौथा चरण हुआ था उसकी याद में मान लिया, या उसकी स्मृति में हमने राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की थी। और वो लगातार जो है वो 1949 से लेकर अब तक राजस्थान दिवस के रूप में ही 30 मार्च को हम मना ही रहे थे। परंतु 2025 के अंदर सरकार ने डिसीजन लिया कि भैया, हम जो है वो आपका अंग्रेजी वाला जो कैलेंडर है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो कैलेंडर है, उसको हम नहीं मान रहे। हम मानेंगे जो आपका हिंदी का कैलेंडर है, विक्रम संवत वाला जो कैलेंडर है उसको। जैसे चैत्र हुआ, आपका फाल्गुन हुआ, इस हिसाब से जो महीने हैं, हिंदी महीने जो हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मनाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, मतलब जिस तारीख को हिंदी वर्ष स्टार्ट होता है, उस तारीख को हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है। अब इस वर्ष की बात करें, मतलब 2026 की बात करें, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सी तारीख थी? 19 मार्च। तो अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया 2026 के अंदर कब, 2026 के अंदर राजस्थान दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखना 19 मार्च को मनाया गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले की स्थिति क्या थी कि पहले फिक्स था कि भैया 30 मार्च को ही हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है। 30 मार्च को क्यों मनाने वाले हैं? क्योंकि राजस्थान एकीकरण के जो 7 चरण थे उसमें से चौथा चरण, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो उस दिन मनाया जाता था। ठीक है। तो चौथा चरण उस दिन हुआ था, इस कारण से हम 1949 से क्या कर रहे हैं, राजस्थान दिवस मना रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये कौन सा है? राजस्थान दिवस है। कौन सा है? रा, राजस्थान दिवस। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, भैया ये तो राजस्थान दिवस हो गया, पर राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस जो है, ये आपको ध्यान रखना 1 नवंबर को है। कब है? 1 नवंबर को है। क्यों है 1 नवंबर को? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जब 7वां चरण राजस्थान का हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि भाई आबू दिलवाड़ा वाला पोर्शन और अजमेर मेरवाड़ा वाला जो पोर्शन है वो राजस्थान के अंदर शामिल कर लिए गए थे। और अंतिम रूप से जो वर्तमान में फाइनलाइज हम स्वरूप देखते हैं राजस्थान का, वो इस दिनांक को हुआ था। तो स्थापना दिवस की अगर आपसे पूछे तो वो आपका कौन सा है? 1 नवंबर 2000, मतलब 1 नवंबर से है। और अगर हम, हाँ, 1 नवंबर 1956 वर्तमान स्वरूप की बात करें। और राजस्थान दिवस पहले 30 मार्च को था, वर्ष 2026 में इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, मतलब एकम को, जो चानन की एकम होती है ना, उसको मनाया गया था। तो अब 2026 में वो डेट कौन सी है? 19 मार्च है। ठीक है। अब इस दौरान हमने क्या किया, 6 दिवस का,
कितने दिवस का? 6 दिवस का जो है हमने पूरा प्रोग्राम किया है राजस्थान दिवस के लिए, और इसमें हमने 14 से लेकर 19 मार्च तक अलग अलग प्रोग्राम जो है वो हमने आयोजित कराए गए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, जिस प्रकार मैंने आपका कहा था कि भी पटना वाला जो रामसर साइट है, उसमें मैंने आपको बताया था एसआई के अंदर हु बहु ऑप्शन सहित वो क्वेश्चन देखने को मिला था, मिला या नहीं मिला? ठीक इसी प्रकार से अब ध्यान रखना यहाँ से, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है सेकंड ग्रेड में हो, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में हो, कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठना इनके अंदर। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया कि भी 14 से लेकर 19 तारीख तक विभिन्न प्रोग्राम जो है वो आयोजित कराए गए। किस उपलक्ष्य में? राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो 14 से स्टार्ट करें तो 14 को क्या है? स्वच्छता सप्ताह बनाया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर किया गया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया है, और इसमें आपको ध्यान रखना है स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है राजस्थान जो है वो संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कब से स्टार्ट हुआ? 14 तारीख से। स्टार्टिंग किसने की? तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की है। ठीक है, अब स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 है, इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजस्थान ने सबसे ज्यादा काम किया है पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, फिर दूसरे दिन हमने बात देखा कि भी 15 मार्च को अलग अलग कार्यक्रम हुए, जैसे विकसित राजस्थान रन अभियान जो है, मतलब राजस्थान को विकसित करने के लिए हमने क्या किया है, एक मैराथन का आयोजन किया था, और उस मैराथन को हरी झंडी किसने दिखाई थी? फ्लैग ऑफ किसने किया था? भजनलाल जी शर्मा ने। बात करें कि इसका इनोग्रेशन कहाँ पर हुआ है, तो इसका इनोग्रेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है अमर जवान ज्योति जयपुर के अंदर हुआ है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा 50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया है। जयपुर के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, कौन सा है? एक जिला। इससे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक टेबल दे रखी है सभी जिलों की, और एक जिला एक उत्पाद की जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नौ राजस्थान, राजस्थान को जाने, इसके टाइटल के साथ में जो है एक प्रश्नोत्तरी आयोजित कराई गई है। अब उस प्रश्नोत्तरी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एक तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार, और इसके अलावा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल, जो आपकी जो है वो आरएससीआईटी वगैरह की एग्जाम कराती है, वही संस्था जो है वो ध्यान रखना यहाँ पर क्या कर रही है, इस क्विज का आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली जो नो राजस्थान है, मतलब राजस्थान को जाने नाम करके एक डिजिटल क्विज जारी की गई है, जिसमें दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला क्या है, इसमें दो सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें एक तो राजस्थान को जाने और एक विकसित राजस्थान @2047। तो ये दो सेक्शन हैं, इन दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। 14 तारीख को हमने क्या किया था? 14 तारीख को हमने स्वच्छता सप्ताह जो है उसका इनोग्रेशन किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 15 को हमने एक तो विकसित राजस्थान रन आयोजन किया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय प्रोग्राम इसका जयपुर में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है उसकी प्रदर्शनी हमने जयपुर में आयोजित कराई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दो अलग अलग संस्थाएं, एक तो कौन सी है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम आरकेसीएल बोलते हैं, और एक सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान। इन दोनों ने मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? नो राजस्थान, या राजस्थान को जाने। बेसिकली जो नो राजस्थान है, इसके अंदर राजस्थान से संबंधित क्विज आयोजित कराई गई है कि भी राजस्थान को आप कितना जानते हो, राजस्थान के बारे में कितना का आप जानते हो। और उस सेशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो है राजस्थान को जाने या नो राजस्थान, और विकसित राजस्थान @2047। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलें आगे। 14 और 15 का हमने क्लियर कर लिया है। फिर हम बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख को हमने राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन किया है। अब ये जो राजस्थान उत्सव 2026 है, इसको आपको ध्यान रखना है कि भैया 15 से लेकर और 25 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया है? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। कब से स्टार्ट है? 15 मार्च से। कब तक है? 25 मार्च तक। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। इसका आयोजन अलग अलग दो संस्थाओं द्वारा किया गया है, जिसमें एक तो राजीविका है, और इसके अलावा जो है आपका रूडा। दोनों ही कोऑपरेटिव संस्थान हैं, दोनों ही कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है। तो दोनों के द्वारा 15 से लेकर 25 मार्च तक राजस्थान से संबंधित अलग अलग प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। अलग अलग कलाओं का, अलग अलग हस्तकलाओं का जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कहाँ पर? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है सांस्कृतिक संध्या का, जिसका नाम दिया गया है रंगत। अब इस रंगत में बाड़मेर से आए हुए अलग अलग कलाकार, जिनमें मंगड़ा खान और उनके 12 सदस्यीय दल थे, उन्होंने लोकगीत प्रस्तुत किए हैं।
और राजस्थान से संबंधित फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। नाम क्या है इस पूरे फंक्शन का? राजस्थान उत्सव नाम है। कब से कब किया गया है? तो 15 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक किया गया है। ठीक है। फिर 16 मार्च की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर के अंदर जो आपका बेणेश्वर धाम है ना, डूंगरपुर बेणेश्वर धाम, यहाँ पर राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। इस गौरव दिवस के अंदर आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्यमंत्री महोदय थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि 1902 करोड़ रुपए की, कितने? 1902 करोड़ रुपए के 326 विकास कार्य है, उनका क्या किया गया है? शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है। अब ये कौन कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और सिरोही के अंदर। तो ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर है, ये कौन से संभाग से हैं? यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो उदयपुर संभाग से है। ठीक है। और एक आपका सिरोही याद रख लेना, क्योंकि ये तो सभी पास पास ही हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। ठीक है। उसके अलावा सिरोही। कितना काम है? 1902 करोड़ रुपए का काम है। 326 अलग अलग कार्यों के लिए ये बजट जो है वो आवंटित किया गया था। कहां पर किया गया है? बेणेश्वर धाम। अब पूछे कि बेणेश्वर धाम कहां पर है? तो आपका डूंगरपुर के अंदर है। कब किया गया? 16 मार्च को किया गया। तो 14 को स्वच्छता वाला बात हुई थी, 15 को हमने राजस्थान उत्सव देखा, इसके अलावा हमने रन वाला प्रोग्राम देखा था कि भैया यहाँ पर जो है वो जयपुर में एक रनिंग प्रोग्राम रखा गया था। फिर हम बात करते हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को राजस्थान युवा दिवस का आयोजन किया गया है मानसरोवर के अंदर, टैगोर स्कूल में। कहाँ पर? मानसरोवर के अंदर, टैगोर स्कूल के अंदर किया गया है। यहां आपको ध्यान रखना है 403 स्टार्टअप को वायबिलिटी वायबिलिटी गैप के लिए 1045 लाख का फंड जो है वो वितरण किया गया है। और इसमें कुल जो है वो लाभार्थी कौन, कितने लोग हैं? 9432 युवा यहाँ पर प्रमाण पत्र सौंपे गए। ये डाटा है, आपको ध्यान रखना है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। समझाने वाली बात क्या है कि वाइबिलिटी गैप क्या होता है? देखो, होता क्या है कि अक्सर कोई संस्था अगर नए सिरे से काम करना स्टार्ट करती है, या फिर मान के चलिए कोई भी स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करते हो, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो फंडिंग की कमी आती है, क्योंकि इनिशियल स्तर पर प्रॉपर तरीके से फंडिंग हो नहीं पाती है, इतनी समझ नहीं हो पाती है, संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग में ज़्यादा। अगर आप मान के चलो कि आज आप एक पीजी खोलने जा रहे हो, तो पीजी के लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आप मान लो लाइब्रेरी खोल रहे हो, पीजी खोल रहे हो, उसका फर्नीचर चाहिए होगा, उसके लिए एसी वगैरह की आवश्यकता होगी, फिल्टर की आवश्यकता होगी, अलग अलग इक्विपमेंट, रजिस्टर वगैरह होंगे। तो ये सारे की सारी जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए आवश्यकता होती है बजट की। होता क्या है कि इस बजट की जुगाड़ के अंदर या इस इन्वेस्टमेंट के जुगाड़ के अंदर स्टार्टिंग में 1-2 साल जितने भी स्टार्टअप होते हैं, जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि भैया जो टर्नओवर होता है या जो रिटर्न होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उधर हो ही रहना है। हालांकि वो परमानेंट है ना, वो आप ये मान के चलिए कि आपकी एसेट जो है वो वहां से क्रिएट हो रही है, परंतु उससे कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है, जो डॉक्यूमेंट है, जो बही खाता है, उसके अंदर आपको लॉस देखने को मिलता है। तो इस लॉस को कम करने के लिए स्टार्टिंग में 1-2 साल के लिए सपोर्ट करने के लिए जो फंड दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी फंड बोलते हैं। तो यहाँ पर 403 स्टार्टअप को कुल जो है वो 1045 लाख रुपए का फंड वितरण किया गया है। फिर हम बात करते हैं 18 तारीख को। तो 18 तारीख को आपको ध्यान रखना है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है, और ये के विश्नोई साहब हैं, भजनलाल जी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जो है वो प्रोग्राम में भाग लिया है। ठीक है। आयोजक कौन है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। इस दौरान यहाँ पर 3 नई नीतियां थी जिनको लॉन्च किया गया है आधिकारिक तौर पर। अगर आप ये नीतियों के नाम देखोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये नीतियां तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जो है वो पहले के महीनों में भी पढ़ चुके हैं। पहले हुआ क्या था? देखो, एक अगर पॉलिसी बनती है ना, सबसे पहले बनती है, बनने के बाद में वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास में जाती है, कैबिनेट के पास में जाती है, मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर उस जो ड्राफ्टिंग, जो परफॉर्मा आपने तैयार किया है, उसको मंजूरी मिलती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? देखो, आपको अगर घर में मान लो कि कोई नई गाड़ी लेके आनी है, या मान के चलो आपको कंप्यूटर लेके आना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कि घर वालों को बताओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ। ठीक है। फिर घर वाले आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होगी, या फिर कमी बेसी हो जाएगी कि नहीं कंप्यूटर क्यों ला रहा है, लैपटॉप ले आ। फिर एक छोटे वाला भाई ऐसे कह देगा, भैया मैं तो पबजी वबजी भी खेल लूंगा, टेबलेट ही ले आओ एंड्रॉइड वाला। तो इस प्रकार से राय मशवरा होता है, डिस्कशन होता है। अगर कुछ उस प्रस्ताव में गलतियां हैं,
पॉलिसी की भी सेम यही प्रोसेस है कि अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो ऐसे में क्या होता है, वो प्रस्ताव के ऊपर वापस से विचार किया जाता है और लास्ट में फिर उसका अनुमोदन हो जाता है। जैसे अगर टेबलेट लेके आना है तो यूं बोल देंगे भैया हाँ टेबलेट लेके आ जा, और इस चीज पे मोहर लग गई। अब लाने की बात अलग होती है। उसी प्रकार से अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो उसकी ड्राफ्टिंग होने के बाद में अनुमोदन होता है। अनुमोदन जो है वो इन तीनों ही नीतियों का पहले ऑलरेडी हो चुका है। और जब हमने पढ़ा था, जैसे ये दो नीतियां हैं, इनको हमने सेमीकंडक्टर पॉलिसी और एयर एयर और डिफेंस जो एयर स्पेस और डिफेंस पॉलिसी है, इन दोनों को हमने जनवरी महीने में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था। उस समय अनुमोदन हुआ था 21 जनवरी 2026 को, इनका क्या हो गया था, अनुमोदन हो गया था। ठीक है। और अब जो है इनको लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि इन तीनों नीतियों को आधिकारिक रूप से कब जारी किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 18 मार्च को किया गया। जारी कब किया गया? जारी जो है वो 18 मार्च को किया गया। ठीक है। और अगर आपसे पूछे इनका अनुमोदन कब हुआ, तो 21 जनवरी को तो इनका हुआ सेमीकंडक्टर और एयर स्पेस डिफेंस को। और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जो है वो हमने पिछले महीने ही पढ़ी है, फरवरी 2026 में। 25 फरवरी को कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक जो है वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर इनका अनुमोदन हुआ है। ठीक है। आ गई बात समझ में? फिर हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या हुआ 18 तारीख को। 18 तारीख को आपको ध्यान रखना है, रिक्को औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आधारभूत जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं उनके लिए 119 करोड़ के 40 कार्य का लोकार्पण हुआ है और 226 करोड़ के 46 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। देखो, लोकार्पण एक अलग चीज है और शिलान्यास अलग चीज है। शिलान्यास का मतलब है नींव का पत्थर रखने वाली बात है। कोई प्रोजेक्ट है उसको इनिशियली जो स्टार्ट करने का जो चरण होता है वो शिलान्यास होता है। ठीक है। लोकार्पण का मतलब है वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, अब उसको लोगों को अर्पण करना है, मतलब लोगों को अर्पण करना है, उसका उद्घाटन करना है। ठीक है। तो 119 करोड़ रुपए का तो क्या हुआ, लोकार्पण हुआ है और 226 करोड़ का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा सीएसआर के तहत एसएमएस के अंदर जो है एसएमएस में और ये जो है चेक वगैरह सौंपे गए हैं, किसान पशुपालक समृद्धि दिवस के रूप में यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये कब किया गया है, तो आपको ध्यान रखना 18 मार्च को। कब किया गया है? 18 मार्च को। आ गई बात समझ में? आ रही या नहीं आ रही? एक तो देखो ध्यान रखना कि जितनी भी क्लासेज हमारी हुई है और अब हो रही हैं, उनमें हम लास्ट में क्या करते हैं, 5 एक या 10 एक मिनट का रिवीजन करते हैं। वो रिवीजन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने ये अनुभव किया है कि एसआई की भर्ती के अंदर जो लोग लास्ट में वो क्लासेस देख रहे थे ना, वो पूरी क्लास देख ली, फिर 10 मिनट में अगर रिवीजन भी कर रहे हैं, तो अगर मान लो 5 क्लास एक महीने की कितनी क्लास होती है, लगभग 7 से 8 क्लास होती है, तो आप ये मानिए कि 7 से 8 क्लास जो टोटल टेन्योर है उसको आप 10 15 20 मिनट के अंदर कंसाइज कर लोगे लास्ट के रिवीजन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाह रहा था, पर फिर भी जितनी भी करंट की क्लासें हैं उनके लास्ट में हमने मोस्ट ऑफ क्लास के अंदर, कुछ एक क्लास हो सकता है, एक दो क्लास कोई भाई रह ही गई होगी, पर ऐसी स्थिति है कि भाई लास्ट के अंदर जो रिवीजन होता है ना उसको देख लिया करो। कारण है एग्जाम के अंदर क्या होता है, कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। भाई मेरे को करंट अफेयर पढ़ाना है, चलो ठीक है, किसी टीचर को जियोग्राफी पढ़ानी है, वो अपना पढ़ा के चले जाएंगे। एज ए स्टूडेंट आपको 6 7 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है अलग से, कॉमन पेपर की भी तैयारी करनी होती है, राजस्थान जीके भी पढ़ना होता है, जो हिंदी वगैरह जो आपका मैथ वगैरह है वो भी करनी होती है। तो इतने सब्जेक्ट, इतना कंटेंट इकट्ठा हो जाता है कि भैया स्टूडेंट के तौर पर मैं मानता हूँ कि एग्जाम से पहले बाइंड अप करना मुश्किल हो जाता है। इसी चक्कर में तो हम करंट अफेयर का कम कर रहे हैं, कंटेंट कम, परंतु क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब पूरी रामायण हमने राजस्थान दिवस के बारे में पढ़ी ना, 14 का पढ़ा, 15 का पढ़ा, 16 का पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा। 19 तारीख को मेन प्रोग्राम हुआ था। 19 को क्यों हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि भैया यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब राजस्थान दिवस जो है वो मेन कब था, 19 तारीख को था। आगे बात समझ में? अब ये जो मुख्य समारोह है ये कहाँ पर हुआ है, जालोर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जालोर के अंदर हुआ है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। भैया आपसे पूछे राजस्थान दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, वैसे तो पूरा चरण देखें तो 14 से लेकर और 19 तारीख तक अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, परंतु मुख्य प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर हुआ है, जालोर के अंदर। कब हुआ है? 19 तारीख को हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने कुल 207 बसों को, इन 207 बसों में से ब्लू लाइन बसें कितनी है, 100। कितनी है ब्लू लाइन जो है वो कितनी है, 100। के बाद में बात करें स्टार लाइन, स्टार लाइन जो है वो कितनी है, 79। फिर हम बात करें एसी बस जो है, एसी बस जो है वो कितनी है, 28। क्या ये बसें याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल रखनी पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में आपनी रोडवेज नाम करके या आपनी बस नाम करके एक योजना है, अक्टूबर महीने के अंदर उसको इनोग्रेट किया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा।
यकीन मानिए असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कमांडेंट, दोनों पेपर दिसंबर और जनवरी के अंदर हुए थे। दोनों में वो क्वेश्चन पूछा है और बढ़िया वाले स्टेटमेंट के साथ में पूछा है, और दोनों की स्थिति ये है कि उसमें बसों की संख्या भी पूछी है। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ नहीं है, वरना मैं आपको बता भी देता। और अगर आपने रेगुलर क्लास ली है तो मैं क्वेश्चन जो है वो आपको साथ में बताता हूँ। उसमें मैंने बताया है आपको कि भैया आप बस को नंबर जो है, फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो भी आपको ध्यान रखनी हो। तो मेरे साथ में याद रखो भाई, ब्लू लाइन कितनी है, आंख बंद करके बोलो, ब्लू लाइन कितनी है, 100 है। स्टार लाइन कितनी है, 79 है। फिर हम बात करें एसी बसें थोड़ी महंगी आती हैं, तो महंगी आने के कारण यहाँ पर कितनी है, 28 है। अब ये 28 की जगह 38 दे देगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल बसों की संख्या कितनी है, तो 207 है। 207 टोटल है, 100 आपकी ब्लू लाइन है और 79 आपकी स्टार लाइन है। और अगर हम बात करें कि एसी, तो एसी की जो संख्या है वो कितनी है, 28 है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही हैं तो चलते हैं फिर हमने एक प्रोग्राम चलाया है, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान। इस अभियान का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत हम क्या करने वाले हैं, 11 विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, 11 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले हैं। ये जो अभियान है ये दोनों स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी और जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके अंदर भी यहाँ पर जो है हम इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इसमें हम 11 प्रमुख जो क्षेत्र हैं, जिसमें शिक्षा आ गया, चिकित्सा आ गया, विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग तैयार करने वाले हैं। प्लानिंग की जो प्रक्रिया है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक तो लघु मतलब जो शॉर्ट टाइम प्लानिंग हो गई, जिसमें हम 2030 तक के लिए हम बात करने वाले हैं। एक मिड टर्म प्लानिंग हो गई, जिसमें हम आने वाले लगभग 9-10 सालों के लिए, मतलब 2035 तक के लिए हम बात करने वाले हैं। और एक हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करने वाले हैं कि लंबे समय के हमारे लक्ष्य क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो उसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि हमारा 2047 का जो टारगेट है, विकसित राजस्थान, विकसित भारत का जो टारगेट है, उसको हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं, उसको हम लक्ष्य मानकर यहाँ पर प्लानिंग करने वाले हैं। बात करें इस पूरे अभियान की, नाम क्या है अभियान का, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। फिर शहरी वार्ड, मतलब ये शहरी क्षेत्र के लिए। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम जो है वो प्लानिंग कब से कब तक करने वाले हैं, तो 19 मार्च से लेकर और 15 मई 2026 तक। तो मतलब 19 मार्च वाला तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको तो हमने अभी जो है वो पढ़ा है कि भैया 19 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस है। 19 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस है। फिर इसको जो है वो 15 मई तक हम करने वाले हैं। बात करें कि भाई दोनों क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहा है, ग्रामीण में भी करेगा और शहरी क्षेत्र में भी करेगा। तो शहरी क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्र में जो है यहाँ पर आपका जो स्वायत्त शासन विभाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, ये जो है इसको कंडक्ट करने वाला है, मतलब ये जो है इसको रेगुलेट करने वाला है। इसके अधीन ये पूरा प्रोग्राम शहरी क्षेत्रों में आयोजित करवाया जाएगा। बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो पंचायती राज जो है, इसके तहत यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस पूरे अभियान का आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, तो जो आकांक्षाएं हमारे विकास को लेकर हैं, कौन कौन से क्षेत्र के लिए, मतलब कौन कौन सी टेन्योर के लिए, तो यहाँ पर अल्पावधि के लिए 2030 है, मध्यावधि के लिए 2035 है और दीर्घ अवधि के लिए 2047 है। इन तीनों क्षेत्र के लिए, इन तीनों टाइम पे टेन्योर के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लानिंग वगैरह करने वाले हैं। पूरे अभियान की टेन्योर क्या है, तो 19 मार्च मतलब राजस्थान दिवस से स्टार्ट है और 15 मई तक, मतलब मई का आधा महीना हम इसमें कवर करने वाले हैं। आगे बात समझ में? चलें फिर आगे। हाँ, फिर आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्च को स्वरूपगंज में इस पूरे अभियान की, जो कौन सा है, मुख्यमंत्री, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो है ग्राम पंचायत का, और शहरी क्षेत्र के अंदर कौन सा है, शहरी वार्ड अभियान है। ठीक है, इसके लिए इसकी जो स्टार्टिंग है वो 20 तारीख से होनी है। ठीक है, प्लान कहाँ से स्टार्ट है, 19 से, जबकि इसका पहला जो ग्राम सभाएं वगैरह आयोजित की जाएंगी वो 20 तारीख से की जा रही हैं। और इसका इनोग्रेशन कहाँ से किया गया है, तो भीलवाड़ा के स्वरूपगंज से, भीलवाड़ा के स्वरूपगंज से किसने किया है, मुख्य सचिव श्री निवास ने किया है। तो इन्होंने इसमें भाग लिया और भाग लेने के बाद में इसका इनोग्रेशन वगैरह किया है। ठीक है, आगे चीजें समझ में, चले आगे। यहाँ तक चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो संबंधित थी राजस्थान दिवस से। मैंने आपको बताया कि भाई राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान का स्थापना दिवस अलग है। स्थापना दिवस वापस बता रहा हूँ, 1 नवंबर 1956 जब 7वां चरण राजस्थान का कंप्लीट हुआ था। वर्तमान में जो भौगोलिक परिस्थिति आप राजस्थान की देखते हो, भौगोलिक आकार, जो भौगोलिक नक्शा आप देखते हो, डिजाइन जो देखते हो, वो 1 नवंबर 1956 को तैयार हुई थी। और बात करें स्थापना दिवस की, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को था। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, राजस्थान दिवस जो है वो राजस्थान दिवस के जो 7 चरण है उसमें से जो चौथा चरण है उसकी याद में किया जाता है।
आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सेकंड नंबर का स्टार लगा के रख लेना, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, आएगा और आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जयपुर के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनी जो हैं वो एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट तो हैं ही, एक बेहतरीन प्रशासक तो हैं ही, इसके साथ साथ में वो बेहतरीन लेखक और विचारक भी हैं। अक्सर जब वो किताबें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पुरस्कार उनको सम्मानित कर दिया जाता है पुरस्कार से, और कई ऐसी किताबें उनकी हैं जिन पर फिल्में भी बनी हैं। ठीक है, हम बात करें 2016 की, तो 2016 के अंदर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक किताब लिखी थी रणखार। उस रणखार को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जो है सम्मान है वो दिया गया था। कौन सा है? रणखार है, जो कविता संग्रह थी, उसको 2016 के अंदर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक इनकी किताब है रेगमाल, रेगमाल या रेजमाल, उसको सुधिंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप ये सोनी जी को देख सकते हैं, और ये वर्तमान में, मतलब जब इनको पुरस्कार दिया गया था मार्च के अंदर, तो ये आपके जयपुर के कलेक्टर थे। ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी एक किताब थी भरखमा। कौन सी है? भरखमा। अब इसका संबंध किससे है? तो ये क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह पर 2024 के अंदर एक मूवी भी बनी है, जिसके तहत भी इनको जो है अवार्ड दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में इस भरखमा किताब के लिए डॉक्टर सोनी जी को अब जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग दिया गया था 2016 के अंदर, उसको भी ध्यान रखना है। और अब जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किताब का नाम भरकमा है, कहानी संग्रह है। आगे बात समझ में, महत्वपूर्ण है, वापस से बता रहा हूँ, इसको हम नेशनल में भी कवर करेंगे, इसमें हम राजस्थान में भी कवर कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, चाहे तो फर्स्ट ग्रेड में आ जाए, चाहे सेकंड ग्रेड में आ जाए, या किसी अन्य एग्जाम के अंदर आ जाए, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, और साहित्य अकादमी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे साहित्य अकादमी जो है वो कितनी भाषाओं में, कौन कौन सी भाषाओं के अंदर दिया जाता है। ठीक है, चलें आगे। 2016 वाली किताब कौन सी है? रणखार है। और 2000 जो 26 का है, 26 में जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? भरकमा को दिया गया है। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को। ठीक है, 21 को का क्या है? वन दिवस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को जल दिवस है, और इस अवसर पर नई दिल्ली के अंदर विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस दौरान बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए राजस्थान को क्या किया गया है? राजस्थान को जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान का जो पूरा डिपार्टमेंट है पानी वाला, इसने वृहद और मध्यम सिंचाई की जो परियोजना है उसकी गणना के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, टाइम बाउंड तरीके से उसको क्या किया है? कंप्लीट किया है। आगे बात समझ में, चलें। फिर आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर ये एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसका नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, इसके तहत अलग अलग क्षेत्र के और भारतवर्ष के जो भी नेता हैं, स्पेशली जो लेडीज हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और उनमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, उत्कृष्ट कार्य अपने अपने ग्राम पंचायतों के अंदर, अपने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर किए गए हैं, उनके आधार पर इनको सम्मानित किया गया। आपको क्यों ध्यान रखना है, या आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि राजस्थान की डींग के अंदर पहले भरतपुर में थी, पर क्योंकि भरतपुर से ही अलग करके डीग नया जिला बनाया गया है, इस दौरान डीग के अंदर रारह ग्राम पंचायत है, इसकी सरपंच है कुसुम सिंह। इन्होंने क्या किया कि अपने जो चुनावी क्षेत्र है, अपनी जो ग्राम पंचायत है, अपना जो क्षेत्र है, उसको महिला विशिष्ट के तौर पर विकसित किया है। मतलब महिलाओं के लिए वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं, उन सभी को उपलब्ध कराने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है? रारह है। ठीक है, और सरपंच जी का क्या नाम है? तो सरपंच जी का नाम है कुसुम सिंह। सरपंच जी का क्या नाम है? कुसुम सिंह। इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया है? तो महिला बीकन लीडर अवार्ड दिया गया है। महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर इनको किया गया है। याद रख लोगे क्या भाई? याद रखोगे या नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा सर। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि सिलेक्शन लेना है। और अगर पेपर टफ आता है, जैसा कि आपका जो है वो एसआई के अंदर, एसआई में आप सभी को पता होगा कि एसआई के अंदर दो पेपर हुए थे, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी का है, जिसमें सभी ने अच्छा स्कोर किया है, परंतु जो सेकंड पेपर है,
सेकंड पेपर जो है वो जीके और जीएस का है, जहां स्थिति ये है कि जो व्यक्ति 40% में है वो सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में है। ऐसा ही कंडीशन हमें जो है वो आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीआरओ और अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल रही है कि मोस्ट ऑफ कंडीशन के अंदर आरपीएससी के पेपरों की स्थिति तो ये है कि 40% जहाँ आ रहे हैं वहां पर सिलेक्शन हो रहा है, और आपकी एग्जाम के अंदर विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के हैं, तो मतलब अच्छा खासा वेटेज करंट का है। आपको याद तो रखना होगा, उसका विकल्प नहीं है। और करंट अफेयर ऐसा है कि अगर मान लो पूरा पेपर टफ आता है तो करंट अफेयर ही एक ऐसा है जो आपको सर्वाइव करवा पाएगा। ठीक है, कम समय में कम मैटर के अंदर। आपको पता है भैया, हम तो करंट अफेयर के राजस्थान की पेज ही 10 दे रहे हैं यार, आप इसे छोटा क्या कर दें बताओ, है? ठीक है, तो इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित किया है, इसलिए इनको महिला बीकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि महिला बीकन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुसुम जी। कुसुम का संबंध कहाँ से है, तो डींग से है। डींग के अंदर रार है ग्राम पंचायत है, जहाँ की ये क्या है, सरपंच महोदय है। आगे बात समझ में चले, आगे चले या नहीं चले? चलो फिर आपको ध्यान रखना है कि छठा कौन कौन सा, मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें व्यक्तिगत रूप से वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है वो अनिल बिश्नोई को दिया गया है। अनिल बिश्नोई का संबंध हनुमानगढ़ से है। इन्होंने जो वन्य जीव हैं, स्पेशली जो हिरण वगैरह हैं, इनको संरक्षित करने का, इनको रेस्क्यू वगैरह करने का प्रयास हमेशा करते हैं, और बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इन्होंने जो है वो वन्य जीव जो उनको रक्षा करी है, इसलिए इन्हें वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये कौन सा है, व्यक्तिगत रूप से है। कौन से हैं व्यक्तिगत, कौन से हैं भैया व्यक्तिगत? अगर हम बात करें संस्थान, तो संस्था के लिए जो है वो मछली पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, संस्था मान लो, समूह मान लो, टीम मान लो, तो ये टीम के लिए मछली पुरस्कार दिया जाता है। और वो मछली पुरस्कार जो है वो उदयपुर की एक संस्था है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम। इस टीम को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अभी इनका भी रेस्क्यू वगैरह करने का काम रहता है, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया है। जो आपका पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो मछली पुरस्कार के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, संस्करण कौन सा है, अगर आपसे पूछे संस्करण कौन सा है, कौन सा एडिशन है, तो छठा, 6th। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो वर्ल्ड का जो फेडरेशन है, वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड है, इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो प्रभा खेत फाउंडेशन के साथ में मिलकर इस पुरस्कार को दिया जाता है। आयोजन कहाँ पर हुआ, जयपुर के अंदर। बात करें वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो दर्शन कुमार मेनारिया, उदयपुर। तो उदयपुर के दो हैं, एक तो संस्था है, तो संस्था कौन सी है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम। और अगर बात करें दर्शन कुमार, तो उनका संबंध भी उदयपुर से है। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है वो अनिल बिश्नोई को दिया गया है, हनुमानगढ़ से। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थानी क्या ऑल ओवर अगर आप बात करें, तो जो ये होम रूल वाला जो एरिया है, मतलब ईरान और आपका जो है वो इजराइल और अमेरिका, इन तीनों का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के चलते जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं, जैसे गैस हो गया, एलपीजी स्पेशल बात करें, तो एलपीजी की आप सभी को पता है कमी रही है, और काफ़ी जो है वो अव्यवस्थाएं रही हैं वितरण को लेकर। तो इस कारण से राजस्थान सरकार ने, या राजस्थान का जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, कौन सा, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया है, बहुत शानदार तरीके से व्यवस्था की है, और इसी के चलते जो है इनको सम्मानित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। किस क्षेत्र के लिए, स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया है, डायमंड अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, डायमंड अवार्ड दिया गया है। आगे बात समझ में, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इसका मतलब ये है कि इंटरनेट वगैरह जो सोशल जो आपकी जो ये साइट वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से स्मार्ट वितरण किया गया है, इसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है डायमंड अवार्ड से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं जयपुर के अभिनेता हैं, जो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, मनोज कुमार जी के साथ में है, तो राहुल सूद। राहुल सूद ने
किडनी को लेकर, किडनी का जो डोनेशन है उसको लेकर जो मिथक होती हैं, भाई ऐसे होता है कि भाई किडनी का डोनेशन कर देंगे तो मर जाएंगे, फिर हमारा शरीर कैसे चलेगा। बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर दो किडनी है, उसमें से अगर हम एक डोनेट भी कर देते हैं या एक फेलियर हो भी जाता है तो हम एक किडनी के सहारे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से लीवर के साथ में भी है। लीवर जो है, लीवर का तो ऐसा एक मैजिकल गेम है कि अगर आप लीवर है आपका और लीवर को काट कर आप डोनेट कर भी देते हो तो कुछ समय बाद में, कुछ महीनों के बाद में वो लीवर जो है वो अपने आप रिकवरी करके पूरा का पूरा अपने आप को वापस से शेप में ले आता है, मतलब पूरा बन जाता है। मान लो आपने 50% लीवर काट के और डोनेट कर दिया तो जो 50% बचा हुआ है वो अपने आप में पूरा जो है वो ग्रोथ करके 100% कर लेगा। ऐसा मैजिकल जो है वो आपका ऑर्गन है बॉडी का। तो अनु जो आपके राहुल सूद हैं, राहुल सूद ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन। मतलब किडनी डोनेशन को लेकर जो मिथक समाज के अंदर फैली हैं उनको दूर करने के लिए एक जो है वो किताब लिखी है, और उस किताब का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी का प्रथम पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अब ये जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो दिल्ली में दादिच देहदान समिति के द्वारा आयोजित वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर, वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर ये जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा। आगे बात समझ में? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, जयपुर के मॉडल है, अभिनेता है, कंटेंट राइटर है, नाम क्या है? जितेंद्र शर्मा। क्या नाम है? जितेंद्र शर्मा नाम है। इन्होंने वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड के जो है वो विजेता रहे हैं। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने सनातन जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया है, वो लोगों तक पहुंचाने का यहाँ पर काम किया है। ठीक है, इसमें अलग अलग जैसे अमेरिका, रशिया और अन्य जो कंट्रीज हैं वो लगभग 20 देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल थे। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका विजेता फाइनली कौन रहा है? तो हमारे जितेंद्र शर्मा रहे हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। अवार्ड का क्या नाम है? तो वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड इसका नाम है। आगे बात समझ में चले। फिर हम देखते हैं 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है। इसका आयोजन ध्यान रखना फरवरी के अंदर किया गया है। इनकी जो घोषणा है वो फरवरी में की गई है, क्योंकि हमने फरवरी में इसको छोड़ दिया था, इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगी। पर अब जिस हिसाब से क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछे हैं, अन्य एग्जाम में आरपीसी पूछ रही है, तो हम ये कर रहे हैं कि भाई इसको है तो फरवरी का, इसको पढ़ हम कहाँ पे रहे हैं? मार्च के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक संस्था है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। इस संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर। अभी जो पुरस्कार हैं ये मेवाड़ के अलग अलग महापुरुषों के नाम पर हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड सम्मान है, तो हिस्ट्री वगैरह को लेकर जो प्रचार प्रसार होता है उसको, उस क्षेत्र में अगर वो काम करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। फिर हम बात करते हैं महाराणा उदय सिंह सम्मान, पन्नाधाय सम्मान। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग पुरस्कार जो है वो सम्मानित किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट काम करने वालों को। बात करें कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वो मेवाड़ राजघराने के उत्तराधिकारी हैं, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सिटी पैलेस वगैरह जो है उसमें इनका निवास स्थान रहता है। तो मतलब ये महाराणा प्रताप की जो पीढ़ी है उसके वर्तमान में वंशज ये है। ठीक है, वर्तमान में जो उत्तराधिकारी है वो ये है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो इनका एडिशन कौन सा है, मतलब इनका संस्करण कौन सा है? 42वां है। इनका संस्करण कौन सा है? 42वां संस्करण है। ठीक है, अब बात करें कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे दिया गया है? तो मॉली एमा एटकिन, ये यूएसए से संबंधित है, भारत जो अमेरिका से संबंधित हैं, और उनको क्या दिया गया है? कर्नल जेम्स टोड सम्मान दिया गया है। मेरे साथ में रिपीट करना, कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे दिया गया है? मॉली एमा एटकिन को। मॉली एमा एटकिन को क्या कौन सा दिया गया है? जेम्स टोड अवार्ड दिया गया है। फिर बात करते हैं हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान। तो ये हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान है, ये दिया गया है कमलेश किशोर सिंह को, के एस को। कमलेश किशोर सिंह को क्या दिया गया है? हल्दी घाटी सम्मान दिया गया है। फिर हम बात करते हैं महाराणा उदय सिंह सम्मान। महाराणा उदय सिंह सम्मान जो है वो मरी मुधु योगानाथन को दिया गया है। ठीक है, पन्नाधाय सम्मान जो है वो जेट एयरवेज के फ्लाइट क्रू, जो कि 9WF69 क्रू हैं, उनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। पन्नाधाय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? किन लोगों को दिया जाता है? पन्नाधाय का आपको ध्यान हो तो जो है वो अपने बेटे चंदन को इन्होंने उदय सिंह के लिए न्योछावर कर दिया था। तो मतलब कुल मिलाकर त्याग वाला जो भाव है, सेवा भाव वाला जो लिंक्स होती हैं, उनके लिए इसको जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो पन्नाधाय सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? आपके जो जेट एयरवेज फ्लाइट 9W569 के जो क्रू हैं, मतलब जो टीम मेंबर हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? पन्नाधाय सम्मान पुरस्कार से।
कौन सा एडिशन है? तो आपको ध्यान रखना है 42वां एडिशन। कौन सा एडिशन है भाई? 42वां एडिशन है। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है रीजनल जो क्षेत्र है, मतलब क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार जो है वो दिया गया है जयपुर के अंदर। आपको ध्यान हो तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 साल से इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। किसे दिया गया है ये आपको ध्यान नहीं रखना। आप तो ये ध्यान रखना कि क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार 2026 का आयोजन सॉरी जयपुर के अंदर हुआ था। और सहकार मंत्री गौतम कुमार दत्त, कौन है सहकार मंत्री? कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा इस प्रोग्राम की अध्यक्षता की गई। बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक तो उत्कृष्टता पुरस्कार है जिसके लिए 35,000 रुपये नगद राशि दी जाती है, और एक श्रेष्ठता पुरस्कार है जिसके लिए 25,000 रुपये की नगद राशि जो है वो दी जाती है। तो उत्कृष्टता के लिए हम क्या करते हैं, 35,000 रुपये देते हैं, और श्रेष्ठता के लिए हम कितने देते हैं, 25,000 रुपये देते हैं। आगे बात समझ में, चलें आगे। कितने वर्ष से आयोजित होता है? 2 वर्ष से। कितने वर्ष से? 2 वर्ष से राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इसके बारे में 3 बार क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो शिलान्यास शिलान्यास जो है, इसकी नींव जो है वो काफ़ी समय पहले हो गई थी, और अब इसका संचालन वगैरह करने के लिए इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और जो है वो शिलान्यास जो है वो 7 मार्च 2026 को किया गया था। शिलान्यास जो है वो 7 मार्च 2026 को किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मुख्य रूप से मोदी जी जो है वो वर्चुअल रूप से जुड़े हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जुड़े थे, कैमरे वगैरह लगाकर, और उन्होंने संबोधन भी किया यहाँ पर। ठीक है, मेन तो वो थे। इसके अलावा शिलान्यास के अंदर किस किसने भाग लिया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लिया है, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा ने लिया है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यहाँ पर आधारशिला इसकी एयरपोर्ट की रखी है। अब ये जो एयरपोर्ट है ये आपको ध्यान रखना कौन सा है, कोटा और बूंदी का। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा, लगभग 440 हेक्टेयर के अंदर 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, और 2047 तक इस पूरे एयरपोर्ट का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। आरपीएससी का ये फेवरेट एयरपोर्ट बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे। आरपीएससी ने 3 अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए। पूरी उम्मीद है कि वापस से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका शिलान्यास जो है वो 7 मार्च 2026 को किया गया था, और ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्लानिंग की गई है कि 2047 तक हम क्या कर देंगे, 440 हेक्टेयर के अंदर काम करके 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख अभ्यर्थी 20 लाख यात्री यहाँ से यात्रा कर सकें, इसकी व्यवस्था हम यहाँ पर करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? आ रही है ना? चलो फिर आपको ध्यान रखना है कृषि विभाग ने राज्य में कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन योजना, कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना, इसके लिए यहाँ पर जो है वो इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ में एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है। और इस पूरी प्रोजेक्ट के तहत 3 जगह पर कौन कौन से हैं? एक तो आपका बानसूर कोटपुतली के अंदर है, महुआ दौसा के अंदर है, और मालपुरा टोंक के अंदर है। इन तीनों की जगह पर यहाँ पर जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन सी योजना चलाई गई है? कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना। देखो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन क्रेडिट एक विचारधारा जो है वो निकल के आती है। कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं, मान लो आप जो है वो जलाशयों की सफाई कर रहे हैं, आपने जो है वो कचरा वगैरह जलाना कम कर दिया है, या दूसरों को रोका है समझा के, या फिर आपने पेड़ पौधे जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, उन पेड़ पौधों से वहाँ पर बारिश वगैरह अच्छी हो रही है, तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन वगैरह का लेवल अच्छा हो गया, कार्बन की उत्सर्जन जो है वो इतना इफेक्ट यहाँ पर एनवायरनमेंट को नहीं कर रहा है। इन पूरी परिस्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन के अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जारी की गई थी 2023 के अंदर। उसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना। ठीक है, परियोजना के बारे में आपको इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन कौन सी जगह पर इसको स्टार्ट किया गया है। तो एक तो बानसूर किया गया है, बानसूर जो है वो कोटपतली बहरोड के अंदर है, महुआ जो है वो दौसा के अंदर है, और मालपुरा जो है वो टोंक के अंदर है। केवल इतना ध्यान रखना है आपको, मालपुरा कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, महुआ कहाँ है? दौसा के अंदर है। बानसूर कहाँ पर है? तो बानसूर जो है वो कोटपुतली बुआई रोड के अंदर है। मेरे साथ में वापस से रिपीट करना, 3 जगह को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने शामिल किया है। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, बानसूर, महुआ और मालपुरा। बानसूर, महुआ और मालपुरा। बानसूर, महुआ और मालपुरा। ठीक है, कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना के तहत 3 जगह पर हमने पायलट के तौर पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें से हमारा क्या है, बानसूर है, महुआ है, और आपका मालपुरा है।
ठीक है। अब वैसे तो आर्थिक समीक्षा में भी ये डाटा शेयर किया गया है, पर अलग से भी जो है वो सूजस का आपको जो डेली ई बुलेटिन आता है ना, सूजस वाला, एक तो मंथली सूजस आती है और एक डेली आती है। तो जो डेली वाला पार्ट है ना, उसके अंदर ये कहा गया है कि भी राजस्थान का जो रेवेन्यू है, उस राजस्थान के रेवेन्यू में अब ग्रोथ हुई है। कितनी ग्रोथ हुई है? 7.10%। मतलब अगर मान के चलो कि पहले पिछले साल अगर हमें कुल मिलाकर अगर 100 रुपये प्राप्त हुए ना, पिछली बार हमें अगर 100 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इस बार हमें 107.10 रुपये प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है? 7.10 ग्रोथ हुई है। मतलब 7.10% हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला है। अब बात देखने वाली बात ये है कि एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों वर्षों में तुलनात्मक रूप से राजस्व में कितनी कमी या बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो 7.10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है। तो प्रमुख क्षेत्रों के अंदर एक तो आपका आबकारी आ गया, जो दारू वाला डिपार्टमेंट है, जो लिकर वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें 7.52% देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद में बात करें आरटीओ डीटीओ वाला जो पोर्शन है, लाइसेंस वगैरह करना, व्हीकल के जो नंबर है उनको अलॉटमेंट करना, उनकी फिटनेस जारी करना, ये पूरा जो डिपार्टमेंट कार्य करता है उसमें हमें कितना ग्रोथ देखने को मिला है? 9.51%। फिर हम तीसरा सेक्टर देखते हैं कि पंजीयन एवं मुद्रांक। तो रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, जहाँ पर हम किसी भी दुकान की, किसी भी प्रॉपर्टी की नोटेरी वगैरह करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, उन जगह का अब रेवेन्यू हमें देखने को मिला है बढ़ोतरी की तरफ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 16.34% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जो कि सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना भैया। खनन क्षेत्र के अंदर, माइनिंग क्षेत्र के अंदर हमें 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर के अंदर 12, 16.34, 9.51, 7.52, इस प्रकार से बढ़ोतरी होते होते जो फाइनल जो हमारे पास में रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है वो 7.10% की देखने को मिली। आ गई बात समझ में? चलें आगे। चलो फिर आपको ध्यान रखना है कि सामुदायिक किसान किस्म, ये एक रजिस्टर होती है, आधिकारिक सूची होती है, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि अलग अलग किस्म जो होती हैं पेड़ पौधों की, उनको रजिस्टर करवाने का काम करते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक मेथी आती है, हरे पानी की मेथी, जिसे हम बोलते हैं नागौरी मेथी या कसूरी मेथी। अब ये कसूरी मेथी जो है वो लगातार चल रही थी, मैं भी, मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है, आपके घर में भी होती होगी निश्चित रूप से। आपने कभी ना कभी चाहे बाहर या घर के अंदर उसका उपयोग किया होगा खाने के अंदर। अब जो ये कसूरी मेथी है, इसको देखकर आपको ये नहीं पता चलता कि भैया कसूरी मेथी है कहाँ की, क्या इसकी खासियत है। अब हुआ क्या है कि अब जो ये लिस्ट है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी फार्मर वेराइटी, मतलब सामुदायिक किसान किस्म है, इसके तहत जो है इसको आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है? पंजीकृत कर दिया गया है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि नागौर की पहचान बनेगी। नागौर से इस मेथी की पहचान है, मेथी से नागौर की पहचान बनेगी। ठीक है। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट में आपको ध्यान रखना है भारतीय मसाला बोर्ड की जो आधिकारिक सूची है, उसमें 53वें नंबर पर इस मसाले को लिस्ट किया गया है। कितने नंबर पर? 53वें नंबर पर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है भारतीय सेना की एक कमान है, सप्त शक्ति कमान है, और इसकी डिवीजन है रणबांकुरा। सप्त शक्ति कमान है, ये तो कमान है सप्त शक्ति, और इसकी जो डिवीजन है वो है रणबांकुरा। इस रणबांकुरा की तरफ से चूरू के अंदर जो है वो गौरव सेनानी समारोह का आयोजन किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गौरव सेनानी समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चूरू। किस संस्था के द्वारा किया गया है या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना की कमान कौन सी है? सप्त शक्ति कमान, और उसकी भी डिवीजन कौन सी है? रणबांकुरा। इसके द्वारा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। इसमें कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आपको ध्यान रखना है, आपके जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, भजन लाल जी हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। घोषणाओं से पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। तो भारतीय सेना के द्वारा अत्यधिक हथियार जो है इनका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भैया जो हथियारों की प्रदर्शनी के साथ साथ में कुशल डॉग स्क्वाड का शानदार प्रदर्शन किया गया है। जो डॉग है ना, जो मतलब जो पुलिस के अंदर और जो आर्मी के अंदर कुत्ते होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। अगर मैं बात करूँ झुंझुनू की, तो झुंझुनू इनकी रैंकिंग वगैरह और होती है। अच्छा, मैं तो जैसे फिजिकल वगैरह सुबह सुबह घूमने वगैरह जाते हैं, तो उसमें हमने देखा कि भैया जो कुत्ते होते हैं, जो ये डॉग स्क्वाड होते हैं ना, इनकी भी रैंकिंग होती है। इनको भी जो ऑफिसर की जिस प्रकार से पुलिस की बात करें, मैं तो पुलिस वाला देखा है, तो उसमें जैसे मान लो कि अब कांस्टेबल है, फिर आपका हेड कांस्टेबल होता है, फिर आपका सब एएसआई होता है, एसआई होता है, डिप्टी होता है, इसी प्रकार इनकी भी रैंकिंग चलती है। इनकी भी जो केस सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, जो इन्होंने केस सॉल्व किए हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, उसके आधार पर इनको रैंक वगैरह दी जाती है। तो
इसी प्रकार के आर्मी की जो डॉग स्क्वाड है, मतलब जो ट्रेंड कुत्ते हैं, उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो घोषणाएं क्या क्या हुई हैं? एक तो देखो, जो चूरू जिले का खेल स्टेडियम है जहाँ पर ये प्रोग्राम कर आयोजित किया गया था, उसका नाम बदलकर आप लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई सगत सिंह राठौड़ का संबंध कहाँ से है? जिस प्रकार शैतान सिंह जी के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो जोधपुर जिले से है। उसी प्रकार से सगत सिंह जी राठौड़ का संबंध कहाँ से है, तो चूरू जिले से। एक बात। अब इस चूरू जिले के स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। और क्या पूछा है कि भाई जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, और झुंझुनू के अंदर, विशेषकर चिड़ावा के अंदर वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है वो कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर शैतान सिंह जी के नाम पर है, और वॉर म्यूजियम जो है वो झुंझुनू के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि भी 36 करोड़ की लागत से जोधपुर और झुंझुनू, ये तो हमने पढ़े ही है। तो जोधपुर झुंझुनू तो है ही, इसके साथ साथ में टोंक शेरगढ़ जोधपुर झुंझुनू के अंदर हम 36 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्प्लेक्स और बनाएंगे। कौन से? आर्मी से संबंधित। ठीक है। तो चूरू के जो खेल स्टेडियम है उसका नाम हम सगत सिंह जी के नाम पर रखेंगे, और जोधपुर के अंदर हम शैतान जी के नाम पर कौशल विकास केंद्र रखेंगे। झुंझुनू के अंदर हम वॉर म्यूजियम रखेंगे। इसके अलावा जोधपुर और झुंझुनू के अंदर हम जो है वो 36 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्प्लेक्स भी बनाने वाले हैं। टोंक और शेरगढ़ को भी हम शामिल यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है सी साइड स्टार्टअप समिट, इसका आयोजन 27 से 1 मार्च को। हमने इसको जो है वो, आपको ध्यान हो तो फरवरी में भी पढ़ा था, और मैंने कहा था कि हम वापस से जो है वो इसको मार्च में भी पढ़ेंगे। तो मार्च में हम पढ़ रहे हैं कि भैया 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च को ये कंप्लीट हुआ। आयोजन इसका जयपुर के अंदर हुआ है, और इसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं, 2 स्थान जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जिसमें एक तो अर्ली ग्रोथ स्टेज है, मतलब ग्रोथ साइड में, मतलब स्टार्टिंग साइड के अंदर प्रथम स्थान किसे मिला है, तो कैंपैक्स डायनेमिक्स, ये एक स्टार्टअप कंपनी है। और इस स्टार्टअप कंपनी को कौन सी श्रेणी के अंदर, अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी के अंदर जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है। फिर हम बात करते हैं आइडिया प्रेस्ड स्टेज श्रेणी। आइडिया प्रेस्ड स्टेज श्रेणी जो है, इसके अंदर राजस्थान की स्टार्टअप कंपनी है एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भी राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। 2 अलग अलग श्रेणियां हैं, अर्ली ग्रोथ स्टेज और आइडिया प्रेस्ड स्टेज। दोनों के अंदर राजस्थान की जो स्टार्टअप कंपनी है, जिसमें अर्ली के अंदर तो कैपेक्स है और आइडिया के अंदर एग्नोसिस है, इन दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? आ गई। अब एक बात बताऊं क्या, आईए की एग्जाम हुई थी, फॉर्मेशन असिस्टेंट 2018 के अंदर। किसने पेपर लिया? अधीनस्थ बोर्ड ने। में क्वेश्चन यही पूछा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, इसका इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो ध्यान रखना, आपसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? आप तो ये बताओ, बीकानेर के अंदर है। परंतु मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा जयपुर के अंदर, कहाँ पर है बीकानेर, आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर 17 से लेकर 19 मार्च को इन्होंने एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अब अभिलेखागार का मतलब है कि जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं, पुराने जो हमारी रिकॉर्ड हैं, उनको ये सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है। जितने भी हैं, जितने भी राजा महाराजाओं से संबंधित हैं, मुगलों से संबंधित हैं, अंग्रेजों से संबंधित है, ये पुराने रिकॉर्ड जो राजस्थान से संबंधित हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित रखा जाता है। इन संरक्षित डॉक्यूमेंट में से कुछ डॉक्यूमेंट की विशेष प्रदर्शनी यहाँ पर जयपुर के अंदर की गई है। अगर आपसे पूछे इसका आयोजन जयपुर में कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर जवाहर कला के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इनोग्रेशन किसने किया? तो दिया कुमारी जी ने। किसने किया है? दिया कुमारी जी ने किया है। यहाँ पर प्रमुख आकर्षण क्या है इस प्रदर्शनी के, कि भैया जो 19 रियासतें थी, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो राजस्थान के अंदर जो है वो 19 रियासतें और 3 जो है वो छोटे वाले जो एरिया हैं वो थे। ठीक है, ठिकाने थे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जो ये 19 रियासतें थी, उनके दुर्लभ दस्तावेज यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के पत्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। शिवाजी के आगरा प्रवास, 1858 के विद्रोह से जुड़े हुए फरमान प्रदर्शन। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने के आदेश हो गए। मानगढ़ नरसंहार जो 1913 के अंदर हुआ था, इसके दस्तावेज यहाँ पर जो है रखे गए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चेतक की मृत्यु के ऊपर महाराणा प्रताप के जो शोक संताप थे, उनके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। तो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ये थी।
आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभिलेखाकार जो आपका है वो कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर के अंदर। प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाहर कला केंद्र के अंदर। इनॉग्रेशन किसने किया था? दिया कुमारी जी ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कल को आप बीकानेर टिकाया हो, जयपुर टिकाया हो, तो ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला 2026। पहले तो ये बताओ, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तभी जी, अजमेर के अंदर। परंतु आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछ लिया था डूमरा, ऑप्शन में ना तो तभी जी दिया था, ना ही अजमेर दिया था, ना ही अजमेर दिया था, ऑप्शन में क्या दिया है? डूमरा। तो ध्यान रखना, डूमरा गांव है। डूमरा गांव जो है वो तभी जी कस्बे के अंदर है, और उस कस्बे की जो लोकेशन है वो अजमेर जिले के अंदर है। तो इसलिए आपको तीनों ही नाम ध्यान में रखने हैं कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई है? तो इसकी स्थापना डूमरा गांव, तबीजी क्षेत्र, अजमेर के अंदर हुई है। इस संस्था के अंदर, इस केंद्र के अंदर आपको ध्यान रखना है मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन हुआ है। 19 जनवरी 2000 को इसको स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार जो है इसको स्थापित कर चुकी है, और अब वर्तमान में इसकी रजत जयंती मनाई जा रही है। कौन सी रजत जयंती? रजत का मतलब क्या हो गया? 25। 25 ही है क्या? बता दिया करो भैया आप। 25 साल है क्या? ठीक है। तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती बनाए जा रहे हैं, और इसी कारण यहाँ पर मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है। इस दौरान आपके जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी हैं, ये भी इसमें शामिल थे, और इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन वगैरह किया है। आप यहाँ पर फोटो देख ही सकते हैं। आप ध्यान रखना, जो आपके जो भागीरथ जी हैं, जो इन्होंने इनोग्रेशन किया है, केंद्रीय मंत्री हैं वैसे तो, परंतु इनका जो चुनाव क्षेत्र है, जो चुनावी क्षेत्र है, वो कौन सा है? अजमेर ही है। अजमेर के सांसद हैं। फिर आपको ध्यान रखना है 25वां कला कला मेला। 25वें कला मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में 17 से 21 मार्च को किया गया था, ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है। इस दौरान यहाँ पर जो है अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह का आयोजन किया गया कला क्षेत्र के अंदर, और इसमें 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा के अंदर कृष्णकांत टोंगरिया जो है, इनको प्रथम स्थान दिया गया है। कृष्णकांत टोंगरिया को क्या दिया गया है? प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन किसने किया है, तो कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का है? तो 25वां संस्करण है कला मेला, आयोजन जवाहर कला केंद्र के अंदर। ये आपको ध्यान लिख लेना है। ठीक है। फिर है राजस्थान। देखो अभी एक बात बताऊं, इनसे पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके 6 अलग अलग अधिनियम है। इन 6 अधिनियम में से ज्यादातर चीज जो है हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वापस से भी पढ़ेंगे, पर ज्यादातर चीज जो है हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ से आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है। परंतु वापस से आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? वही अनुमोदन और स्वीकृति जारी वाला काम है। पहले इनको अनुमोदित किया गया था, पब्लिकली इसको जारी किया गया था, और अब फाइनल रूप से इनको क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। लागू करने की डेट भी हम पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा सा क्या है, इन दिनों क्या है, गर्मी का सा माहौल है ना, आलस वाले दिन है। आपको भी लग रहा है क्या कि भाई नींद सी आने लग जाती है? आती है क्या? आपको सोना नहीं है पर। हाँ, तो फिर देखो, राजस्थान दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026, इससे ऑलरेडी आरपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। आरपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका अनुमोदन हुआ था, कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा इनको स्वीकृति मिली थी, परंतु अब विधानसभा में इसको क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। और किस तरीके से किया है? ध्वनि मत से, मतलब वोटिंग वगैरह नहीं हुई है यहाँ पर, जो है वो ध्वनि मत से सबने अपने अपने जो इसके पक्ष में हाथ ऊपर कर दिए, और इससे फिर क्या हो गया? ये पारित हो गया। इसकी पारित होने की डेट की बात करें तो 5 मार्च 2026 को इसको फाइनली जो है वो पारित कर दिया गया है। मूल अधिनियम, मतलब ये जो संशोधन हुआ ना, ये संशोधन से पहले जो नियम थे वो 1958 के हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो ये संशोधन हुआ है ये कौन सी नियम के अंदर हुआ है, तो 1958 का जो मूल नियम है, मूल जो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, उनके तहत इसका जो वो संशोधन किया गया है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कौन कौन से संशोधन हुए हैं, तो पहले क्या होता था 1958 में? ये था 1958 का जो मूल अधिनियम था उसमें था कि दैनिक कार्य की जो अवधि है वो पहले 9 घंटे थी, मतलब एक दिन में आप जो है वो 9 घंटे काम करवा सकते हो।
ठीक है। 24 घंटे का जो पूरा टेन्योर पीरियड होता है उसमें से केवल 9 घंटे आप डेली जो है वो काम करवा सकते हो, या तो किसी भी दुकान में या फिर किसी भी वाणिज्य अधिष्ठान या जो आपकी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, कॉमर्शियल जो संस्थाएं हैं उनके अंदर। अब क्या कहा गया है कि इन 9 घंटों को बढ़ाकर 10 घंटे कर दो। नए नियम में क्या कहा है, 1958 वाले में क्या कहा था कि 9 घंटे करने हैं, जबकि 2026 में जो संशोधन हुआ है उसमें हमने क्या कहा कि 10 घंटे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अनिवार्य विश्राम अंतराल कितना होना चाहिए। तो पहले कहा गया था कि 5 घंटे बाद में, जब आप रेगुलर 5 घंटे कर लेते हो उसके बाद में 30 मिनट का आपको जो है वो लंच वगैरह का टाइम मिल जाएगा, या ब्रेक करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, विश्राम करने का टाइम मिल जाएगा। दैनिक टेन्योर जो है वो दैनिक जो कार्य करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी कितनी की है कि 9 घंटे का था उसको अब 10 कर दिया है। अनिवार्य विश्राम अंतराल की बात करें तो यहाँ पर 5 घंटे बाद में 30 मिनट का अंतराल दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया है। मतलब 6 घंटे बाद में आपको क्या करना है, 30 मिनट का अंतराल लेना है। प्रशिक्षु या अप्रेंटिस, पहले तो इसको समझो। प्रशिक्षु का मतलब ये हो गया कि भैया अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करने जाते हो, मान के चलो कि आपको टाइपिंग सीखनी है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आपको अगर टाइपिंग सीखनी है, कोई दुकान पर अगर आप जाते हो और आपको ये दुकान वाला कहता है कि भैया टाइपिंग तो मैं तेरे को सिखा दूंगा, पर सीखते सीखते तेरे को टाइप भी तो करनी होगी, कुछ तो टाइप करोगे ना, कुछ टाइप करोगे तभी तो आप सीखोगे। जैसे आप टाइप कर रहे हो तो वेस्टेज क्यों करो, आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर दो, उससे होगा क्या कि भाई मेरा भी काम हो जाएगा डॉक्यूमेंट वाला, और आपको थोड़ा सा जो है वो रुपए दे दूंगा। इस पूरी प्रोसेस में जो सीखने वाला है, जो व्यक्ति सीख भी रहा है और साथ साथ में उसको जो है वो कुछ ना कुछ सैलरी या स्टाइपेंड, स्टाइपेंड बोलते हैं, फिक्स जो पेमेंट मिलता है उसको स्टाइपेंड बोल देते हैं, तो अप्रेंटिस को दिया जाता है, प्रशिक्षु को दिया जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि भैया हम क्या करेंगे, तेरे को स्टाइपेंड वगैरह दे देंगे। तो प्रशिक्षु जो है ऐसे व्यक्ति को सिखाने वगैरह का जो काम है, इसमें मिनिमम जो एज था वो पहले 12 वर्ष का था, उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आयु 12 थी, 12 को बढ़ाकर 14 कर दिया है। और एक तिमाही में, मतलब 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, पहले ये होता था कि आप ओवर टाइम मैक्सिमम जो है वो कितना करवा सकते हो, 50 घंटे। ये कितना है मैक्सिमम, और ये कितना है न्यूनतम। मैक्सिमम जो है वो आप 50 घंटे काम करवा सकते थे, और अब जो है, अब आपको ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में ये स्थिति बनी है कि 144 घंटे करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 है, इसके तहत दैनिक कार्य पहले कितना था, 9 घंटे था, उसे बढ़ाकर 10 कर दिया है। विश्राम अनिवार्यता जो 5 घंटे की थी उसको 6 घंटे कर दिया है। प्रशिक्षु के लिए पहले 12 वर्ष थी, अब उसे 14 वर्ष कर दिया है। एक तिमाही के अंदर ओवर टाइम जो है वो पहले 50 घंटे का था अधिकतम, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 144 घंटे कर दिया है। इसके अलावा आपको कहा गया है कि भैया नाइट में अगर आपसे काम करवाना है, विशेषकर किशोरों के लिए, तो उसके लिए आपकी जो एज थी वो पहले कितनी थी, 12 से 15 थी, परंतु अब कितना कर दिया गया है, अब उसे बढ़ाकर 14 से 18 कर दिया है। मतलब आप अगर 14 साल से छोटे बच्चे हो तो आपको किसी भी काम में नाइट के अंदर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साप्ताहिक कार्य की बात करें तो एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे जो है वो आप काम करवा सकते हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी 48 था, अब भी 48 है। महिलाओं से संबंधित कार्य के जो नियम है उनमें कोई मेजर आपका चेंजमेंट जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है। फिर हम दूसरा अधिनियम, 6 अधिनियम पढ़ने हैं हमें ऐसे, तो दूसरा अधिनियम हम पढ़ेंगे राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम को आप समझना, कुल 11 ऐसे अधिनियम हैं जिनमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो यहाँ पर जुर्माना वगैरह दिया जाता था, जेल हो जाती थी। जैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, वेयर हाउसिंग एक्ट 1958, इसमें यह कहा गया कि अगर आप किसी भी चीज़ का बिना लाइसेंस भंडारण करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपके घर में शादी है, अब वो शादी का प्रोग्राम मान लो 6-7 दिन के लिए चल रहा है, लगातार खाना भी बनेगा। उस खाने के लिए आपको जो है वो मान लो मीठे वगैरह के लिए, मिठाई तो बनती है शादी में, तो मिठाई के लिए आपने चीनी का स्टॉक कर लिया, आपने 5-7-10 कट्टे रख लिए। ऐसी स्थिति में होता क्या था कि पहले ये हो जाता था कि अगर आप बिना लाइसेंस के कलेक्शन कर रहे हो या बिना लाइसेंस के आप अगर स्टॉक वगैरह कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष की सजा हो जाती थी। आप एक बार सोच के देखना, आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, आप 20 कट्टे मिठाई के ले आए, और उसको अगर मान लो कोई अधिकारी आ जाता है और आप पर कार्रवाई कर देता है और 1 साल के लिए जेल में भी डाल देता है, लोगों को बताते हुए शर्म हो आएगी, हंसेंगे लोग कि यार वो तो चीनी भी अड़ी करो, और चीनी भी अड़ी करता पकड़े हुए।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की घटनाएं नहीं हो और थोड़ा सा जो है वो कानून को आसान बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। और ऐसे 11 अलग अलग जो कानून है उनमें संशोधन किया गया है। किसके माध्यम से? तो राजस्थान जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से। जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ, पेयजल का दुरुपयोग करने के लिए पहले होता क्या था कि मान के चलो आपने अपने घर के पास में खुद की ज़मीन पड़ी है और उसमें होटल खोल दिया। भाई मेरे पास में इतना बड़ा प्लॉट है, मैंने इतने एक में मकान बना लिए और बाकी का जो एरिया है यहाँ पर मैंने मान के चलो कि भाई होटल खोल दिया है। अब होटल के अंदर अगर आप घर वाले कनेक्शन से पानी ले रहे हो, मतलब आपका घरेलू कनेक्शन था और उसे आप कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पहले क्या स्थिति होती थी कि 1 वर्ष की सज़ा हो गई। अब इसको आसान भाषा में समझ के देखो, जैसे आपने होटल खोल लिया और होटल खोलने के बाद में मान लो घर से आप एक बाल्टी लेके आ गए और उस बाल्टी से आपने बर्तन धो दिए या फिर सब्जी बना ली। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, कौन सा कानून? पेयजल दुरुपयोग से संबंधित। तो इस कानून के तहत आपको 1 साल की सजा हो जाएगी एक बाल्टी पानी के लिए। ये प्रावधान हटाया गया और अब ये कहा गया कि भैया यहाँ पर जो है वो 200 से लेकर 1000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना हम लगाएंगे। जेल का प्रावधान पूरे तरीके से हटा दिया। इसी प्रकार बिना लाइसेंस के अगर आप स्टोरेज करते हो, कौन से कानून के तहत? वेयर हाउसिंग एक्ट 1958 के तहत। तो जो सजा का प्रावधान 1 वर्ष का था उसको हटाकर अब कितना कर दिया है? 50,000 रुपये कर दिया है। ठीक है, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है वो कानून को थोड़ा आसान बनाया गया है ताकि मतलब इसका मतलब जो है वो दुरुपयोग नहीं हो सके, लोग इसको फंसाने के लिए उपयोग में नहीं ले सके। और ऐसे 11 कानून हैं, कौन कौन से हैं? जैसे राजस्थान वन अधिनियम 1953 है। ये हमने जब पढ़ा था उस समय भी मैंने बताया था कि मान लो आप जो है वो आपके पास में पशु हैं घर में और आप वन क्षेत्र के पास में रहते हो और गलती से वो पशु चले भी जाते हैं तो आपको सजा हो जाएगी 1 साल की, 2 साल की। गलती थी पशुओं की, अनसमझ थे बेचारे और वो चले गए तो उनको फिर सजा मालिक को हो रही। ऐसे प्रावधान यहाँ पर चेंज किए गए हैं। फिर आप बात करो राजस्थान अभिद्वितीय अधिनियम 1955, नौचालन विनियमन अधिनियम 1956, भांडगार भांडागार अधिनियम 1958 जो अभी हमने बताए हैं कि भाई 1 साल का सजा का प्रावधान था, उसे हटाकर 50,000 के आसपास कर दिया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961, विद्युत शुल्क अधिनियम 1962, साहूकार अधिनियम 1963, गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1999, स्टाम्प अधिनियम 1998। फिर हम बात करें नगरपालिका अधिनियम 2009। उसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड अधिनियम 2018। इस प्रकार से हमने अलग अलग नए जो 11 कानून थे, जो अधिनियम थे, उनको चेंज किया है। किस माध्यम से किया है? तो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से। आ गई बात समझ में? चलें फिर आगे। तीसरा हमारा कौन सा है? भाई अभी तक हमने दो पढ़े हैं, तो कौन कौन से पढ़ लिए? एक तो जो है हमने दुकान वाला पढ़ा है, दुकान के अलावा जन विश्वास वाला पढ़ा है। तीसरा हमारा है विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक। अब ये विक्षुब्ध का देखो पहले तो, ये है अशांत क्षेत्र। कौन सा है अशांत क्षेत्र? इसका मतलब समझो पहले तो, इसका मतलब क्या है? अशांत। देखो एक बात बताऊं मैं, अशांत का मतलब हो गया सांप्रदायिक वगैरह कोई भी कारण से अशांति हो गई वहां पर, तो उसका डिक्लेरेशन कौन करेगा? जो स्थानीय प्रशासन है वो करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि कोई क्षेत्र अशांत है या शांत है, इसका डिसीजन कौन लेगा? जो प्रशासन है वो लेगा। उसके बाद में बात करते हैं अशांत होता क्या है। अशांत का मतलब आप ऐसे समझो कि आपके क्षेत्र में दो समुदाय हैं, कोई भी हो सकता है। अब वो जाट गुज्जर हो सकते हैं, जाट राजपूत हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, कोई भी XYZ, कोई भी दो गुट है और उन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर तनाव हो गया। तनाव के कारण ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पर जो है वो रहना मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब इस क्षेत्र को, अशांत क्षेत्र को सिद्ध कर देंगे। अब होता क्या है कि जो भी कमज़ोर पार्टी होती है, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो हिंदू ब्राह्मण थे, उनको कश्मीरी जो पंडित थे उनको वहाँ से निकाला ही गया था। जो की जो संपत्ति थी वो वहाँ पर रखवा ली गई थी। इस प्रकार का हम देखते हैं ये कंटेंट। बाकी तो देखा तो किसने ही है, पर हाँ ऐसी स्थिति हम देखते हैं। पर ऐसे क्षेत्र के अंदर अब लोग क्या करते हैं, फिर अपनी संपत्ति औने पौने दाव में, मान लो कोई प्लॉट था वो 20 लाख रुपए का है, उसको 2 लाख रुपए में बेच बेच के जा रहे हैं, तो नुकसान तो होगा भयंकर, ये अव्यवस्थाएं भी फैलेंगी। ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि भैया हम एक अधिनियम ला रहे हैं, हम एक बिल लेके आ रहे हैं जिसका नाम क्या है? राजस्थान अशांत या विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2026।
इसका जो ध्वनि पारित जो है वो 6 मार्च 2026 को किया गया। इसमें ये कहा गया, पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ऐसा जो नियम है वो क्या पहले भी बन रहा है कहीं पे गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर ये बन रहा है। ये जो है वो राजस्थान दूसरा स्टेट बना है इस प्रकार का कोई बिल लाने वाला। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर ये कहा गया है कि विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति बेचने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे क्षेत्र जो ऐसान क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, वहां पर अगर आप अपनी जमीन या संपत्ति बेचते हो, स्पेशली स्थायी संपत्ति बेचते हो, तो उसके लिए आपको जो है वो स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। और क्या कहा गया कि अगर परमिशन के लिए एक बार आवेदन कर दिया जाता है, मान लो कि भाई मेरे क्षेत्र में एहसान क्षेत्र है और सांप्रदायिक दंगे वगैरह फैल रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि भैया प्लॉट तो मेरा 20 लाख का है, पर मैं जैसे तैसे करके इसको 2 4 5 लाख में सलटा के निकल लूँ। ऐसी संपत्ति में अगर ऐसी स्थिति में अगर मैं आवेदन करता हूँ, किसके पास में करूँगा? जिला प्रशासन के पास। तो जिला प्रशासन में अप्लाई करने के बाद में हम ये देखते हैं कि 3 महीने के अंदर उस पूरी प्रोसेस का जो है वो संशोधन हो जाना चाहिए, मतलब उसका निस्तारण जो है वो हो जाना चाहिए। आप अगर बेचने के लिए परमिशन देते हो तो वो भी मिल जाए, अगर नहीं देते हो तो उसका कारण होना चाहिए। जैसे यदि संपत्ति के विक्रय से मिश्रित आबादी का ढांचा प्रभावित होता है या किसी विशेष समुदाय को विस्थापित करने का प्रयास दिखाया जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है। और क्या कहा गया है? और ये कहा गया कि भैया नियमों के उल्लंघन पर सजा का और जुर्माने का दोनों का प्रावधान यहाँ पर देखा गया है। तो सजा की बात करें तो सजा जो है वो 3 से लेकर 5 वर्ष तक, कितने? 3 से लेकर 5 वर्ष तक यहाँ पर सजा का प्रावधान रखा गया है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए का, या फिर जो संपत्ति का मूल्य है उसका 10% होगा। संपत्ति का मूल्य जो है उसका 10% होगा। दोनों में से जो भी ज्यादा है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपराध है, ये अपराध असंज्ञेय और गैर जमानती है, मतलब यहाँ पर जमानत भी नहीं होगी और गिरफ्तार वगैरह करने के लिए किसी वारंट वगैरह की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है। असंज्ञेय और गैर जमानती है। ठीक है। और बात करें कारावास की, तो कारावास जो है वो 3 से लेकर 5 वर्ष तक का हो सकता है। और अगर हम बात करें कि भैया जुर्माना कितना लगेगा, तो न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, या फिर संपत्ति का जो 10% है वो लगने वाला है। ठीक है। डिपेंड करता है कि भैया कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वही लगेगा। ठीक है। आगे बात समझ में? जिला प्रशासन का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। फिर हम चौथा जो है वो पढ़ते हैं, राजस्थान आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक। अब ये जो विधेयक है ये लाया गया है एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए। ध्यान रखना, इसकी स्थापना अजमेर में की जाएगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है, एमडीएसयू जो है, के परिसर से ही कुछ क्षेत्र लिया जाएगा। और ये अपने आप में राजस्थान की दूसरी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। पहली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इसके बाद में ये दूसरा विश्वविद्यालय यहाँ पर रहने वाला है। इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको योग, यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित, प्राकृतिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या देखना है कि भैया स्थापना अजमेर में हो रही है, दूसरा है, पहला कहाँ है? जोधपुर में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। ठीक है। चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026। अब ये जो संशोधन है ये 2009 के बिल में किया गया है। मूल आपका कौन सा है? मूल जो है आपका 2009 का जो विधेयक है या अधिनियम है वो है। ठीक है। अगर आप ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के बाद में, तो आप एकेडू स्पोर्ट का हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें कंटेंट वगैरह उपलब्ध कराया जाता है और वहाँ पर आपको नगर पालिका अधिनियम पूरा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। में 2 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, एक तो धारा संख्या 2 और एक धारा संख्या 24। धारा संख्या 2 जो है उसमें हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, और उसमें हम देखते हैं कि कुष्ठ रोग के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित है वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब पार्षद वगैरह का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुष्ठ रोग उसकी गलती थोड़ी है। अगर उसको कुष्ठ रोग हो गया तो उसके साथ में छुआछूत वाला व्यवहार थोड़ी करोगे आप। तो इसलिए सबसे पहले तो धारा संख्या 2 किस अधिनियम की है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की। ठीक है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा संख्या 2 के अंदर जो कुष्ठ रोग की जो प्रावधान दे रखे थे, मतलब पहले ये स्थिति थी कि जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता था उसको अब क्या नहीं कर रहे हम?
चुनाव के लिए अलाउ नहीं कर रहे। अब ऐसी स्थिति है कि उसका नाम है ना, हम अलाउ कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित भी है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं धारा संख्या 24। धारा संख्या 24 में हमने एक प्रावधान रखा था कि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं उसको हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हालांकि उसमें कुछ कंडीशन भी है। जैसे मान के चलो कि अगर लास्ट में अगर ट्विंस हो जाते हैं, मतलब पहला बच्चा सिंगल हुआ और दूसरा बच्चे के समय 2 बच्चे हो गए, तो टोटल तो 3 हो गए। ऐसी कंडीशन में उनको फिर 2 ही काउंट किया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन और भी दे रखी हैं। जैसे मान लो कोई 2 बच्चे हैं आपके, दोनों में से एक अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अनसाउंड है मेंटली, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर क्या है, आप 2 से अधिक बच्चे कर सकते हो। एक ही कर सकते हो, मतलब 3। ठीक है। तो ये सामान्य परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, 2 से अधिक जो बच्चे होते थे उनको फिर चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता था, योग्य नहीं माना जाता था। ऐसी एक घटना हमें लक्ष्मणगढ़ के चुनाव में भी देखने को मिली थी, ग्राम पंचायत वालों में, पिछली बार जब हुए थे। अब तो हो ही नहीं रहे ना। अब तो सरकार जो है वो बैन करके बैठी है, ना तो आपकी वैकेंसीज आ रही हैं जो भी आप देख ही रहे हो कि 700 वैकेंसी, 200, 500, 2000 ऐसे वैकेंसी आ रही हैं। बताओ, अब रिट की वैकेंसी के लिए 2000 का नोटिफिकेशन निकालेंगे, 5000 का निकालेंगे? शर्म आनी चाहिए। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। भाई ऐसी बात है कि भाई वैकेंसी तो खाली पड़ी है, सरकार निकाल नहीं रही। अच्छा नहीं है सरकार, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से चुनाव की स्थिति है। सरपंच वाले चुनाव लगभग 2 साल होने को आगे, और चुनाव नहीं हो पा रहे। वापस से सरकार को हाईकोर्ट में गई है, हम तो अभी चुनाव करवा ही नहीं सकते, हम तो जो है वो 2027 में कराएंगे चुनाव। तो लेटेंसी है, देखो राम भरोसे है सरकार का काम, मुश्किल है काम। ठीक है। बाकी चुनाव आ ही रहे हैं, पता चल ही जाएगा लोगों को क्या सीन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई धारा संख्या 24, धारा संख्या 24 में 2 बच्चों का प्रावधान था, उसे हमने अब हटा दिया है। और ये कहा है कि भैया कितने ही बच्चे हों, 2 हों, 5 हों, 10 हों, 12 हों, सब चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या कहा कि भाई ये जो अधिनियम थे ना, दो दो बच्चों वाले, वो हमने ये सीमा 1995 में रखी थी, वो हो गई पुरानी बात। ठीक है। पंचायती राज विधेयक में भी हमने संशोधन किया है। नगर पालिका में हमने संशोधन किया था बच्चों से संबंधित धारा 24 के अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया है, धारा 19 के अंदर पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंदर हमने परिवर्तन किया है। और ये कहा है कि पहले हमने कहा था कि भाई 2 से अधिक बच्चे होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब हम कह रहे हैं खुला कि भैया कितने ही बच्चे हों, चुनाव लड़ो, दबा दबा के लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अजमेर में महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है आमेर के अंदर। अजमेर में कौन सी है? आयुर्वेदिक। आमेर के अंदर आपको ध्यान रखना है, 2 लाख वर्ग मीटर भूमि यहाँ पर चयनित की गई है। 10 मार्च को इसका जो आपका विधेयक है उसको पारित किया गया था। और ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय जो बनेगा उसका संपूर्ण राजस्थान में क्षेत्र जो है वो कवर करेगी। पूरा राजस्थान जो है यहाँ पर कवर करने वाली है। इसमें क्या कुछ होने वाला है, स्पोर्ट्स साइंस होगी, कोचिंग होगी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सारे के सारे क्षेत्र इसमें ब्रांच के रूप में शामिल किए जाए। इस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, जियोग्राफी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कोचिंग संस्थान के लिए, मेडिसिन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर ब्रांचेज के रूप में उपलब्ध रहने वाली हैं। इसका आयोजन कहाँ पर, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? आमेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम अधिनियम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अधिनियम है राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति। देखो कृषि भूमि के लिए अगर हम भूमि का अलॉटमेंट करते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नीति अनुमोदित की है। इसका अनुमोदन 10 मार्च 2026 को हुआ था। इसमें हमने कहा कि भाई जो कृषि भूमि है उसके लिए हम क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। जैसे आपका खेत अगर मंडी के आसपास में लगता है तो उसको हम कवर कर लेंगे, पर उसके लिए कुछ कंडीशन रखेगी कि आपको मुआवजा वगैरह दे देंगे, या फिर आपको बदले में हम क्या करवा रहे हैं, भूमि उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कहा गया कि अगर मान लो आपकी ये आपकी ज़मीन है भाई, ये मान लो कि ये आपका मंडी वाला एरिया है, आपका जो भूमि है या आपकी ज़मीन है यहाँ पर पास में लग रही है। अगर हम इसका अधिग्रहण कर रहे हैं या इसको जो है वो हम मंडी में शामिल कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको विकसित भूमि देने वाले हैं। जैसे अगर मान लो ये ऑलरेडी शामिल हो चुकी है और उसका डिसीजन आ चुका है, डिसीजन आने की कंडीशन में, या फिर आप मान के चलो अवार्ड, अवार्ड का मतलब है कि निर्णय, अवार्ड का यहाँ पर मतलब क्या है, निर्णय। सम्मान वाला बात नहीं है, सम्मान भी होता है पर यहाँ पर क्या है, निर्णय। यदि डिसीजन उसको आ चुका है तो डिसीजन आने की कंडीशन में जितनी भी हमने भूमि ली है, जैसे मान लो 1 बीघा ली है या 15 बीघा ली है, 1 बीघा ही मान लो, 1 बीघा अगर हमने ज़मीन आपकी ले ली है,
और उसका डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है कि इसको शामिल करना है, ऐसी कंडीशन में इस नीति के तहत हम आपको क्या करेंगे, उस 1 बीघा जो भूमि है उसका 15% की 15% हम आपको क्या करेंगे, विकसित भूमि आवंटित कर देंगे। विकसित का मतलब है पूरा वहाँ पर व्यवस्थाएं वगैरह होंगी, पूरा डेवलपमेंट वगैरह हो चुका होगा। ठीक है, अगर अवार्ड जारी नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में इस नीति के तहत हम आपको क्या करने वाले हैं, 20% विकसित आपकी भूमि आवंटित करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? और क्या कहा गया कि यदि आपसी समझौते से अगर आप दे देते हो, भाई ये तो जबरदस्ती वाला काम था दोनों में, अगर डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है तो हम 15% आपको डेवलप लैंड जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। अगर अवार्ड जारी नहीं हुआ है तो हम 20% दे देंगे। अगर मान के चलो आपने खुद से ही समझदारी दिखाते हुए कि भैया मंडी तो है, लोगों के काम आएगी, हम नहीं देंगे तो कौन देगा ज़मीन, इस प्रकार से आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर काम कर लेते हो, ऐसी कंडीशन में फिर आपको क्या किया जाएगा, जितनी भूमि आपसे ली गई है उसका 20% जो है वो आपको विकसित भूमि के रूप में आवंटित कर दी जाएगी। आगे बात समझ में? चलो फिर आपको ध्यान रखना है, नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण प्रणाली हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है। मैंने आपको बताया कि भाई इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते पूरे विश्व के अंदर फ्यूल को लेकर, विशेषकर जो एशियन कंट्री हैं उनके अंदर फ्यूल को लेकर असमंजस की स्थिति रही है, और उसको देखते हुए भारत सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार ने भी अलग अलग प्रयास किए, पूरे तरीके से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है एक वितरण प्रणाली का, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का। और उसी के चलते नई आपकी व्यावसायिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। जारी किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा की गई है। इसमें ये कहा गया है कि हम अलग अलग सेक्टर के अंदर चीज़ों को डिवाइड करेंगे और जिसको जितनी नीड होगी उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। तो ये हम परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे कि इतनी परसेंटेज देनी चाहिए, उतनी परसेंटेज देनी चाहिए। तो ये परसेंटेज जो है वो अप्रैल 2025 है। ये जो प्रतिशत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक जितनी भी हमने कंजप्शन किया है उस डिमांड के आधार पर हम जो है यहाँ पर सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर आप शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, शैक्षणिक संस्थान है, जैसे मान लो कोई होटल खोल के बैठा है, हॉस्टल खोल के बैठा है, कोई स्कूल है और उसमें मेस चल रहा है, कोई कॉलेज है उसमें मेस चल रही है, अस्पताल हो गए, उनको हम 100% सप्लाई देंगे। समझ गए? हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं को हम क्या कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी सारी की सारी हम वहाँ पर सप्लाई कर देंगे। ठीक है? इसके अलावा होटल, रेस्तरां, ढाबों और डेयरियों के अंदर 60% हम यहाँ पर करने वाले। 60% का मतलब है, अगर कोई होटल चल रहा है उसमें अगर 10 सिलेंडर चल रहे हैं और उसकी 10 की नीड है, उसको लग रहा है कि भैया अप्रैल से लेकर फरवरी 2026 तक हमने क्या किया है, 10 सिलेंडर लगाए। अब ऐसी कंडीशन में उसके पूरे के पूरे 10 सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, 10 की जगह पर 60% मतलब 6 सिलेंडर ही हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? फिर हम बात करते हैं NDNE, मतलब जो घरेलू नॉन डोमेस्टिक जो भी आपके कस्टमर है, मतलब जो गैर घरेलू कस्टमर है, उनके लिए कहा गया है कि उनकी आवश्यकताओं की 50% तक यहाँ पर चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, फूड कार्ट जो है, मतलब ये ठेले वाले, थड़ी वाले, ढाबे वाले हैं, उनको आवश्यकता अनुसार 5 kg सिलेंडर दिए जाएंगे, वो भी अधिकतम 2, उसके बाद में नहीं दी जाएंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया रख, हालांकि इसको अब मान के चलो कि अब जो है वो रेगुलर सप्लाई होने के कारण बंद भी कर दिया जाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। मंदिरों की बात कर दें, रसोई घरों की बात कर दें, तो वहाँ पर 50% दिए जाएंगे। मान लो मंदिर के अंदर आवश्यकता है 5 सिलेंडर की, ठीक है, तो उसको आप कितने देंगे, हम 2.5 देंगे। ठीक है, इसी प्रकार रसोई घर हो गए, विवाह स्थल हो गए, अब मान लो एक शादी के अंदर एवरेज जो है वो 18 से 22 सिलेंडर लगते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, 9 से 11 सिलेंडर ही देने वाले हैं। ठीक है, व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 40 से लेकर 100% तक एलपीजी का जो है वो सप्लाई किया जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सप्लाई का जो आधार रहेगा वो अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक औसत जो खपत है उसके आधार पर यहाँ पर परसेंटेज निकाले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं 2026 के अंदर, मार्च के अंदर 11 तारीख को भजनलाल जी ने ये कहा कि हम क्या करने वाले हैं, गौ सेवा नीति का इनोग्रेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने खेजड़ी को लेकर भी बात कही थी कि खेजड़ी का कटाई नहीं हो, उसको संरक्षण किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फैलाव किया जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समिति का निर्धारण करेंगे और उस समिति का निर्धारण यहाँ पर किया भी गया है। अगर हम बात करें
समिति के बारे में। तो इस प्रकार की जो समिति है वो यहाँ पर देखने को आपको मिली है। उसकी अध्यक्षता वगैरह हम देख लें क्या? कोई देखें कि नहीं देखें, बताओ। ये रहा। खेजड़ी को लेकर भी ये घोषणा हुई थी कि हम क्या करेंगे, वृक्ष संरक्षण विधेयक लाएंगे, विशेषकर खेजड़ी को इसमें शामिल करेंगे, और इसके लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल को। इसके सदस्य कौन है? तो संजय कुमार शर्मा जो कि वन मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। और समिति की प्रथम बैठक 9 मार्च को, द्वितीय बैठक 11 मार्च को और तृतीय बैठक 22 मार्च को संपन्न हुई थी। तो हमने एक तो गौ सेवा नीति की घोषणा की है, और एक जो है वो आपका वृक्ष संरक्षण के लिए बात की थी, तो वो हमने समिति बना दी है जोगाराम जी की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है या नहीं? है? चले फिर, चलो। अब देखो एक बात और है कि भैया राजस्थान के जो निवासी हैं वो रेगुलरिटी के साथ में यहाँ पर जो है वो पढ़ाई वगैरह कर सकें। राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको एआई के इस्तेमाल से हम जो है वो लगातार काम करवा ही रहे हैं, लगातार उनको एआई से फेमिलियर करवा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई टाइम ये कहा था कि कंप्यूटर आएगा जॉब खा जाएगा, उसी प्रकार से अब एक अवधारणा बन चुकी है कि एआई आएगी और वो जॉब खा जाएगी। परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एआई जो है वो नए नए जॉब भी क्रिएट कर रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब मैं कल परसों मेरा एक यूनिवर्सिटी में जाना हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी, अगर आप जानते हो तो अमेठी यूनिवर्सिटी की मैंने लाइब्रेरी देखी, इतनी शानदार लाइब्रेरी। और उसमें कंप्यूटर सेशन जो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है, उसके सेशन में मैंने जाके देखा, तो उसमें देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक अलग से ब्रांच निकली हुई है जो कि पहले नहीं थी। नए जॉब आए ना, नए टीचर आएंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर ने जॉब क्रिएट भी तो की है ना। इसी पहल के तहत टोंक का जो जिला प्रशासन है ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के साथ में मिलकर पढ़ाई विद एआई पहल स्टार्ट करी है। इसमें होगा क्या? इसमें राजस्थान बोर्ड की जो गणित की किताब है, कक्षा 10 की जो गणित की किताब है, उस गणित की किताब के आधार पर हम अलग अलग क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, अलग अलग प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न जो है ये एआई के माध्यम से जनरेट करेंगे, और ये जो प्लेटफॉर्म है कौन सा, पढ़ाई विद एआई। पहले तो मैंने आपको बताया कि टोंक जिला प्रशासन के साथ में इसका काम किया जा रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये आरबीएसई के कक्षा 10 की गणित की किताब उठाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन बनाने के बाद में जो स्थानीय प्रशासन है, या फिर मान लो अभिभावक वगैरह हैं, शिक्षक हैं, उनके पास में एक डैशबोर्ड रहेगा जिससे प्रत्येक बच्चे का आंकलन किया जा सकेगा। भाई उस बच्चे ने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन उसके सही हुए हैं, कितने उसने अन अटेम्प्ट रखे हैं, कितने क्वेश्चन है जो उसने गलत किए हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड शिक्षकों के पास भी रहेगा और प्रशासन के पास भी रहेगा। इनिशियल स्तर पर इसे आरबीएसई की कक्षा 10 की गणित पुस्तक के आधार पर इसको स्टार्ट किया गया है। पहल का नाम क्या है? तो पढ़ाई विद एआई। इस जिला प्रशासन के साथ में एक तो आपका एनआईसी मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और इसके साथ साथ में आपका जो है एक जिला प्रशासन के साथ में, दोनों ने साथ में मिलकर इस पर काम किया है। फिर हम बात करते हैं, देखो दो टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। और यहाँ पर क्या है, माही डैम भी है। माही डैम और जो टापुओं वाला इलाका है, इसको और अधिक डेवलप करके और इसे और बेहतरीन तरीके से कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसका और मतलब टूरिज्म स्पॉट के रूप में कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए एक कमेटी का आयोजन जो है, कमेटी का जो है वो गठन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इस कमेटी की अध्यक्षता जो है आपको ध्यान रखना है कि भाई संभागीय आयुक्त उदयपुर करेंगे, और सदस्य कौन है? बांसवाड़ा कलेक्टर हैं, जल संसाधन विभाग के अभियंता हैं, वन विभाग है और पर्यटन अधिकारी। ठीक है। किसको किया जा रहा है? तो सौ टापुओं का शहर या सिटी ऑफ 100 आइसलैंड, इसे हम बांसवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है छठे इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में 26 से 27 अप्रैल को होगा। अगले महीने में होगा, तो अगले महीने में वापस से पढ़ेंगे। तो सर अब क्यों पढ़ा रहे हो? एक तो इसका डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन क्या हुआ कि भाई 26 से 27 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ? उदयपुर के अंदर। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। इस महीने में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा इसका पोस्टर का विमोचन किया गया है। ठीक है। आयोजक कौन है? तो कथक आश्रम उदयपुर और ऑल इंडिया डांस एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। ठीक है। चलें आगे। राजस्थान में दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। कौन कौन सी है? एक तो आरटीयू, एक बीटीयू। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी।
तो बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, का अभी हाल फिलहाल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी साहब है ना, उनको वाचस्पति, कौन सा वाचस्पति की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? विद्या वाचस्पति। किसे दी गई? वासुदेव जी देवनानी को दी गई है। याद आ गई की बात चीजें। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को विद्या वाचस्पति की मानक उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, आ गई बात समझ में। किसे किया गया है? वासुदेव जी देवनानी जी को। और कौन सी उपाधि है? तो विद्या वाचस्पति की। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जयपुर की एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आईआईएस। कौन सी यूनिवर्सिटी है? आईआईएस यूनिवर्सिटी है। इसके दीक्षांत समारोह के अंदर दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री दिया कुमारी जी को जो है वो डीलिट की उपाधि यहाँ पर दी गई। कौन सी उपाधि दी गई है? डीलिट की उपाधि दी गई है। दो उपाधियां दी गई हैं पूरे इस सेशन के अंदर, जिसमें हमने देखा है कि एक तो वासुदेव देवनानी जी को दी गई है विद्या वाचस्पति के नाम से, एक दी गई है डिलीट की उपाधि दिया कुमारी जी को। आगे बात समझ में, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि जयपुर के अंदर गणगौर उत्सव, अब गणगौर बताओ हिंदी महीने के अनुसार कौन से महीने में की जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर। जो पुराना ओल्ड जयपुर है, जो अजमेरी गेट वाला बापू बाजार है, और आपका जो है वो छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, चांदपोल है, इस इलाके से गणगौर यात्रा निकलती है। इस बार भी निकलेगी। 2 दिन इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक तो 21 मार्च को है और एक 22 मार्च को है। ठीक है, 21 मार्च को आपको ध्यान रखना है शाही सवारी निकली थी जयपुर से, और 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकली है। मेरे पीछे से आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट जो है वो राजस्थान करंट अफेयर का हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, तो ज़्यादा लंबा सेशन हम रखेंगे नहीं यहाँ पर, फिर क्या आदमी बोर होने लग जाता है। ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन कर लें, 5 मिनट लगेंगे, जितना 1.5 घंटे में हमने पढ़ा है 5 मिनट में पढ़ लेंगे। देखो, राजस्थान दिवस 19 मार्च, 19 मार्च को हमने राजस्थान दिवस पढ़ा है भैया। इस बार मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि हमने कहा कि चैत्र शुक्र एकम प्रतिपदा को हम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाने वाले हैं, हिंदी महीने के अनुसार मनाएंगे। पहले कितना? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस, 1 नवंबर 1956। ठीक है, वृहद राजस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना 30 मार्च 1949 को हुई थी। अब आपको ध्यान रखना है 14 से लेकर 19, 6 दिन के लगभग ये प्रोग्राम चला, जिसमें 14 की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर हमें काम देखने को मिले। स्वच्छता सप्ताह की हम बात कर लेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में सफाई के लक्ष्यों को काम करने के लिए राजस्थान ने देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। फिर हम बात करें 15 मार्च को, 15 मार्च को हमने कहा विकसित राजस्थान रन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हुआ है, फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। इसके साथ साथ में हमने कहा कि एक नव राजस्थान नाम करके डिजिटल क्विज यहाँ पर जो है वो आयोजित करवाई गई है, जिसमें RKCL और एक साथ में कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इन दोनों के द्वारा 2 सेशन के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें पहला सेशन था राजस्थान को जाने, दूसरा सेशन था विकसित राजस्थान 2047। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 15 तारीख को राजस्थान उत्सव का आयोजन 15 से लेकर 25 तक, 15 से 25 कहाँ पर? बीकानेर दिल्ली के अंदर, बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या कुछ हुआ है? एक तो सांस्कृतिक संध्या रंगत का आयोजन हुआ है, जिसमें बाड़मेर के कलाकारों ने भाग लिया है। ठीक है, इसका आयोजन किसने किया? तो राजीविका और रूडा ने इसका आयोजन किया है। इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफी से संबंधित, कहाँ से? राजस्थान की फोटोग्राफी से संबंधित एक प्रतियोगिता का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। 14 का पढ़ा, 15 का पढ़ा, अब पढ़ेंगे 16 का। जनजातीय गौरव दिवस बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर और सिरोही, इन चारों पांचों जगहों के लिए 1902 करोड़ रुपए के 326 कार्यों के लिए यहाँ पर जो है वो लोकार्पण वगैरह किए गए हैं। 17 को हमने देखा कि राजस्थान युवा शक्ति दिवस मनाया गया है। 403 स्टार्टअप को हमने वाइबिलिटी ग्रुप गैप यहाँ पर दिया है। इसका आयोजन टैगोर के अंदर किया गया था, जो कि मानसरोवर के अंदर है। 18 मार्च को हम बात करें तो उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। 3 नीतियां हैं, जिसमें एक सेमीकंडक्टर है, स्पेस, डिफेंस और एरो स्पेस से संबंधित यहाँ पर जो है वो नीति है, और तीसरी हमारी है औद्योगिक पार्क विकास नीति। इको औद्योगिक क्षेत्र के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए 119 करोड़ के 40 कार्य और 226 करोड़ के 46 कार्यों का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस का आयोजन यहाँ पर 18 मार्च को किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस की आयोजन कहाँ पर किया गया, तो 18 मार्च को किया गया है। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जालौर के अंदर मुख्य कार्यक्रम हुआ। 207 नई बसें हैं, जिसमें 100 तो आपकी ब्लू लाइन है, स्टार लाइन 79 है, और 28 जो है वो एसी बसें। विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान का आयोजन 19 मार्च से 15 मई तक किया जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा, सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती राज विभाग द्वारा, और शहरी क्षेत्रों के अंदर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। 3 अलग अलग समयावधि के लिए इसमें प्लानिंग की जाएगी। 11 प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। तीनों, अगर प्लानिंग की बात करें तो तीनों जो टेन्योर हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका हो गया अल्पावधि के लिए 2030, मध्यावधि के लिए 2035, और दीर्घ अवधि के लिए 2047 की आकांक्षाएं इसमें शामिल की जाएंगी। मुख्य सचिव महोदय ने भीलवाड़ा के स्वरूपगंज में इसकी पहली ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, जितेंद्र जी सोनी है, उनकी किताब बरकमा है, और इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2016 में रणखार के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और रेगमाल के लिए सुधिंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करते हैं विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, 23 मार्च को हुआ है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को किया जाता है। वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च को किया जाता है, और ये पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है। महिला बीकन लीडर अवार्ड जो है वो कुसुम सिंह को दिया गया है, जो कि डींग रा रह है ग्राम पंचायत से मछली पुरस्कार जो है वो आपको वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम उदयपुर को दिया गया है। वन प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल और दर्शन कुमार को दिया गया है। ठीक है, डायमंड अवार्ड स्मार्ट गैस वितरण के लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि राहुल सुध, जिनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन, इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड जितेंद्र शर्मा को दिया गया है, जो कि जयपुर से संबंधित है। और महाराणा प्रताप मेवाड़ सम्मान पुरस्कार की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को पुरस्कार जो है वो मॉली एमा एटकिन को दिया गया है, जिसका संबंध यूएसए से है। हल्दी घाटी पुरस्कार कमलेश किशोर सिंह को दिया गया है। महाराणा उदय सिंह सम्मान मरीमू योगानाथन को दिया गया है। और पन्नाधाय सम्मान जो है वो आपका जेट एयरवेज क्रू की 9W569 क्रू को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि भैया क्षेत्रीय उत्कृष्टता श्रेष्ठ का पुरस्कार, तो उत्कृष्टता में 35,000, श्रेष्ठता में 25,000। गौतम तक इसके मुख्य थे। कोटा बूंदी का 7 मार्च 2026 को जो है वो शिलान्यास वगैरह किया गया है। और इसमें पार्टिसिपेशन में बात करें तो मोदी जी ने इसे वर्चुअल रूप से जो है वो क्या किया है, संबोधन किया है। और बात कर लें कि भाई इसमें शामिल कौन कौन हुए, तो राम मोहन नायडू जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये शामिल हुए हैं, ओम बिरला जी हुए हैं, भजनलाल जी शर्मा हुए हैं। निवेश की बात करें तो 1507 करोड़ का है, 440 हेक्टर है, और लगभग 20 लाख यात्री वार्षिक रूप से यहाँ पर क्षमता का विकास किया जा रहा है। कार्बन परियोजना के लिए जो है वो आपको ध्यान रखना है, पायलट प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है, तो बानसूर में है, महुआ में है, और मालपुरा के अंदर। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत ये काम कर ही रही है। राजस्व क्षेत्र में 7.10% का जो है वो ग्रोथ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रार ऑफिस मतलब पंजीयन में मुद्रांक की हुई है 16.34%। खनन क्षेत्र में 12%, परिवहन में 9.51, आबकारी में 7.52। ठीक है, मसाले की बात करें तो आपकी जो नागौरी मेथी है इसको लिस्टेड किया ही है, कौन से में, सामुदायिक किसान किस्म के अंदर। ठीक है, और भारत की जो आधिकारिक अधिसूची है उसमें 53वें नंबर पर इस मसाले को लिस्टेड किया है। रणबांकुरा डिवीजन है शक्ति कमान की, और गौरव सेनानी पुरुष समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रमुख घोषणाएं, चूरू के अंदर जो जिला है स्टेडियम, उसमें सगत सिंह के नाम पर इसको स्टेडियम को जो है वो रीनेम करने की घोषणा की है। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास के अंदर झुंझुनू के अंदर वॉर म्यूजियम, और 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, झुंझुनू, टोंक और शेरगढ़ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। सी साइड स्टार्टअप 27 से 1 मार्च, और कैप्सका और एग्नोसिस, इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है अर्ली ग्रोथ और आइडिया प्रेस्ट के अंदर। अभिलेखागार बीकानेर की जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें ध्यान रखना है राजपूत रियासतों की जो 19 रियासतें हैं उनके प्रमुख अभिलेख, और चेतक की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप के संताप, सती प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए जो भी आदेश थे, मानगढ़ नरसंहार 1913 का जो दस्तावेज है, उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेले का आयोजन तबीजी के अंदर किया गया डूमरा गांव में।
ठीक है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान के अंदर अपना स्थापना का 25वां वर्ष मना रही है। 19 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। 25वां कला मेला द्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर किया गया है। विभिन्न पेंटिंग्स वगैरह का आयोजन इसमें किया गया। 19 वर्षीय जो कृष्णकांत हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 6 अधिनियम है, 6 अधिनियम हमने देख ही लिए थे, जिसमें हमारा पहला है दुकानों वाला। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, दैनिक कार्य के लिए अवधि जो 9 थी उसको 10 कर दिया। अनिवार्य जो विश्राम था वो 5 घंटे के बाद में आधे घंटे का था, उसे 6 के बाद में आधे घंटे कर दिया है। अप्रेंटिस की बात करें तो 12 वर्ष था, उसे 14 वर्ष कर दिया है। तिमाही में ओवर टाइम 50 घंटे का था, उसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 144 वाला पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें कि भैया नाइट में अगर अगर किसी किशोर से आपको काम कराना है, तो पहले जो एज थी वो 12 से 15 थी, अब उसे बढ़ाकर 14 से 18 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं साप्ताहिक कार्य की। तो साप्ताहिक कार्य में ध्यान रखना 48 घंटे मैक्सिमम थी। और महिलाएं जो कर्मचारी हैं उनको रात में शिफ्ट करने को लेकर जो काम थे वो सेम टू सेम। ठीक है, जन विश्वास में 11 थे अधिनियम, और 11 के 11 हमने नाम यहाँ पर देख लिए। फिर हम बात करते हैं विक्षुब्ध ने। जो विक्षुब्ध में ध्यान रखना है कि 6 मार्च को इसकी जो है वो ध्वनि पारित की गई थी। और कौन सा क्षेत्र अशांत है या नहीं है, ये जिला प्रशासन वगैरह वहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे। अगर हमें कोई ज़मीन वगैरह बेचनी है तो हमें आवेदन जिला प्रशासन को करना होगा, उनकी मंजूरी से ही हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं ज़मीन। और जिला प्रशासन चाहे तो मना भी कर सकता है, और जो आपका आवेदन था उसे रद्द कर सकता है। अगर नहीं करता तो उसका 3 महीने में निस्तारण करना आवश्यक है। बात करते हैं कि भैया नियमों का उल्लंघन होगा तो नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो कारावास 3 से 5 साल है। मिनिमम हम कम से कम जो है वो 1 लाख रुपए का आप पर जो है वो जुर्माना लगाने वाले हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति का जो मूल्य है उसका 10% हम क्या करेंगे, जो भी अधिक है वो दे कर देंगे। फिर हम बात करते हैं कि भैया अजमेर में हम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जो कि राजस्थान की दूसरी अपने आप में जो है वो विश्वविद्यालय रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आमेर के अंदर स्पोर्ट्स वाली हो जाएगी। और फिर बात करते हैं नगर पालिका के अंदर। तो नगर पालिका में धारा संख्या 2 में हमने कुष्ठ रोग जो है वो पहले ये था कि भाई कुष्ठ रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब हमने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कुष्ठ रोग हो गया वो सही हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम अलाउ कर देंगे। फिर हम बात करते हैं धारा संख्या 24, जिसमें हमने कहा कि 2 बच्चों से अधिक अगर हैं तो उसको हम पहले चुनाव नहीं लड़ने दे रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार बच्चों की अगर बात आ रही है तो हम पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर संशोधन करते हैं धारा संख्या 19 में, और हमने कहा कि भाई 2 से अधिक संतानें हैं तो आप चुनाव लड़ लो। ठीक है, और महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी का वहाँ पर जयपुर के अंदर किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में मैंने बताया कि 3 कंडीशन है, अगर डिसीजन आ गया तो 15%, डिसीजन नहीं आया तो 20%, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो 20% डेवलपिंग एरिया जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, फिर हम एलपीजी वितरण की बात कर रहे हैं तो होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थान, ये सारे के सॉरी शैक्षणिक संस्थान और मेडिकल हैं, इनको 100% दिया जा रहा है। होटल, रेस्तरां, ढाबे, ये सारे के सारे इनको 60% दिया जा रहा है। अगर हम बात करें नॉन डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं उनको 50%, और जो फूड कार्ट वगैरह हैं उनको 5 किलो के 2 भांडे दिए जाएंगे गैस के। ठीक है, और शादी समारोह और विवाह स्थलों के अंदर बात करें तो 50% एलपीजी का यहाँ पर कवरेज किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर 11 मार्च को गौ सेवा नीति की बात कर रहे थे। खेजड़ी के बारे में मैंने बता ही दिया कि भैया जोगाराम जी पटेल हैं, उनकी अध्यक्षता में खेतड़ी को संरक्षण करने के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। पढ़ाई विधि आई टोंक जिला प्रशासन और एनआईसी मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, इनके द्वारा इस कक्षा 10 आरबीएसई की जो गणित की किताब है के आधार पर एआई से संबंधित क्विज प्रतियोगिता यहाँ पर चलाई जा रही है। फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा के अंदर सिटी ऑफ 100 आइलैंड है, इनको डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, जिसकी जो समिति की अध्यक्षता है वो संभागीय आयुक्त उदयपुर करने वाले हैं। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना बांसवाड़ा के कलेक्टर हो जाएंगे, जल संसाधन विभाग के अभियंता हो जाएंगे, वन विभाग और पर्यटन अधिकारी हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हो रहा है, और इसका पोस्टर जो है वो 22 मार्च को राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो है इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि वासुदेव देवनाथ जी को दी गई है, और आईआईएस जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा डिलिट की उपाधि दी गई है दिया कुमारी जी को। ठीक है, और ये आपकी वो है ही गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव का आयोजन 21 से 22 मार्च को किया जा रहा है, और 21 मार्च को जो है वो निकली थी गणगौर वाली साई सवारी, और 22 मार्च को बूढ़ी गणगौर निकली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम था ना अपना,
वो ऑलमोस्ट 10 मिनट में रिवीजन पे आ गया पूरा। ठीक है, राजस्थान का आपका एक सेशन और होगा, फिर हम इंटरनेशनल नेशनल वाला करंट अफेयर पढ़ लेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।